पूरी कहानी सुनने के लिए अभी हमारे साथ जुड़ें। सभी कहानियों का पूरा मज़ा लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल नोबल पाथ को ज्वाइन करें और मेंबरशिप लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इनविंसिबल डेड अध्याय 1। मैं पिता बनने पृथ्वी पर जा रहा हूँ। एक ब्रह्मांड की गहराइयों में 9 स्वर्गों के ऊपर एक महल तैर रहा था। प्रथम दिव्य सेनापति फर्स्ट डिवाइन जनरल ताओटिए टोटिक ने ड्रैगन सिंहासन पर ऊँघ रहे युवक को देखा। अपने हाथ जोड़कर वह एक घुटने के बल बैठा और आदरपूर्वक कहा, सुप्रीम एम्परर, माइरियड फ्लावर्स के समुद्र में स्थित चाओस पर्पल लोटस केओस पर्पल लोटस आज खिल गया है। परी किंग युआन फेरी किंग युआन ने आपको इसके दर्शन करने के लिए आमंत्रित किया है। युवक ने अपनी पलकें तक नहीं उठाईं। मैं नहीं जा रहा हूँ। सुप्रीम एम्परर, ईस्ट सी के ड्रैगन रेस की राजकुमारी ने आपको शतरंज के खेल के लिए आमंत्रित किया है। कोई दिलचस्पी नहीं है। सुप्रीम एम्परर, वेस्टर्न इमोर्टल डोमेन की 12 पंखों वाली आर्चेंजल बहनों ने हाल ही में एक नए प्रकार का जादू खोजा है और वे आपसे पूछना चाहती हैं। नहीं, और बिल्कुल नहीं। सुप्रीम एम्परर ने अधीर होकर अपना हाथ हिलाया। भविष्य के सभी आमंत्रण अस्वीकार कर दें। लेकिन प्रथम दिव्य सेनापति के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने सावधानी से कहा, महाराज, आपको पृथ्वी से लौटे हुए 5 साल हो चुके हैं। उस पूरे समय में न तो आपने किसी संगी की तलाश की है और न ही महल से एक कदम बाहर रखे हैं। मैं ये पूछने की स्वतंत्रता ले रहा हूँ, क्या गड़बड़ है? युवक ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें अनगिनत तारे जैसे विस्फोटित होते हुए दिखाई दिए। वह लंबे समय तक चुप रहा और अंततः उसने सिर्फ एक शब्द कहा, थक गया हूँ। प्रथम दिव्य सेनापति अवाक रह गया। मैं 1 लाख वर्षों से अजेय रहा हूँ। ऐसा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला जो कुछ पलों से ज्यादा टिक सके। मेरी साधना अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है और फिर भी मेरे पास एक भी वंशज नहीं है। इस तरह जीने का क्या मतलब है? सुप्रीम एम्परर ने एक लंबी सांस ली। ताओटिए, मैं आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। अब से स्वर्गीय दरबार हेवनली कोर्ट तुम्हारे हाथों में है। सुप्रीम एम्परर, आपको ऐसे नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। प्रथम दिव्य सेनापति ताओटिए इतना डर गया कि वह तुरंत जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्य सम्राट विलाप करते थे कि उनका जीवन पर्याप्त लंबा नहीं था, फिर भी स्वर्गीय दरबार के शासक को जीवन अर्थहीन और बेहद उबाऊ लग रहा था, जो अपने दिन एक साधारण नश्वर के रूप में पुनर्जन्म पर विचार करने में बिता रहा था। फिर भी ये कुछ हद तक समझ में आता था। कोई प्राणी जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसके लिए संतान उत्पन्न करना उतना ही कठिन होता है। ये स्वर्गीय दाव का नियम है और 4 इमोर्टल डोमेन के स्वामी जू लाइक भी इससे अछूते नहीं थे। एक वारिस की तलाश में सुप्रीम एम्परर ने 1 लाख वर्षों में हर संभव तरीका आजमा लिया था और उन सबका अंत सफलता में हुआ था। ये केवल उनकी फॉर्मिडेबल इच्छाशक्ति, फॉर्मिडेबल विल पावर थी जिसके कारण उन्होंने ये सब सहन किया। ऐसा टॉर्चर और निराशा और कौन सहन कर सकता था? ठीक उसी समय जब दिव्य सेनापति ताओटिए ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम एम्परर को कैसे शांत किया जाए, पूरी तरह से उबे हुए जू लाई ने अपनी दिव्य दृष्टि डिवाइन सेंस फैलाई और एक उपयुक्त ग्रह की तलाश करने लगे जहां वह अपने नश्वर शरीर को त्याग सकें। जैसे ही उनकी दिव्य दृष्टि पृथ्वी के ऊपर से गुजरी, वह एक झटके में खड़े हो गए। उनकी दृष्टि खरबों प्रकाश वर्षों को चीरती हुई आगे बढ़ गई। यह आभा, उन्होंने अविश्वास और उत्साह से भरी आवाज में कहा। दिव्य सेनापति ताओटिए पूरी तरह से चकरा गया था। क्या बात है? एक रक्त रेखा, ब्लड लाइन। हा, ताओटिए, मैंने पृथ्वी पर अपनी रक्त रेखा महसूस कर ली है। यह मेरा बच्चा है। उत्साह से अभिभूत जू लाई एक ही पल में गायब हो गए। विशाल हॉल में केवल उनका एक वाक्य गूंज रहा था, मैं एक पिता बनने पृथ्वी पर जा रहा हूँ। दिव्य सेनापति ताओटिए अवाक रह गया। पृथ्वी, हुआ देश। सितंबर की शुरुआत, होंगझोउ, हैंगचेंग में। मौसम सुहाना था और आसमान धुला हुआ नीला था। ये परिवार, ये फैमिली के विला के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर, जो लालटेन और झंडियों से सजा हुआ था, भीड़ ने बधाई के नारे लगाए जो स्पष्ट रूप से किसी भव्य अवसर का जश्न मना रहे थे। सफेद रंग का लंबा चोला पहने जू लाई ने ये अक्षर वाले सोने के उभरे हुए तख्ती को देखा और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यही वह जगह है, मेरा बच्चा यहीं है। ध्यान से महसूस करने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह एक लड़की है। 1 लाख वर्ष। जू लाई को आखिरकार एक संतान मिल ही गई और वह भी वही बेटी जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी। एक सुखद महिला स्वर ने पूछा, क्षमा करें हैंडसम, क्या आप भी ये परिवार के भव्य भोज के लिए आए हैं? आवाज की ओर मुड़कर उन्होंने एक सुंदर महिला को सफेद रंग की लंबी पोशाक में और कोमल मुस्कान के साथ देखा। उसने अपने सामने खड़े इस अपरिचित व्यक्ति को देखा। हालांकि उनके नैन नक्श साधारण थे, फिर भी उनमें एक अजीब सा आकर्षण था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। उनकी गहरी आंखों में सूरज, चांद और तारे समाये हुए प्रतीत होते थे। इस आदमी के पास निश्चित रूप से अनगिनत कहानियां होंगी। सुदाई होंगझोउ के सुपरिवार की सबसे वांछित उत्तराधिकारिणी इतनी प्रभावित हुई कि वह शर्मा गई और अधिक जानने की उम्मीद में खुद ही बात करने आगे बढ़ गई।
जूलाई ने सू दाई पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर नजरें फेरते हुए कहा, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। अब वह केवल ये परिवार के घर के अंदर दौड़कर अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, वे थोड़ा घबराने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि वे अपनी बेटी और बच्चे की मां का सामना कैसे करेंगे। आपकी बेटी, सू दाई अपने चेहरे पर निराशा को छुपा नहीं पाए, लेकिन उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को संभाला। ये होंगझोऊ के सबसे प्रतिष्ठित परिवार, ये परिवार का निवास है। आपकी बेटी यहाँ क्यों होगी, जब तक कि आप उनमें से एक नहीं हैं। जैसे ही उसने ये कहा, सू दाई को कुछ एहसास हुआ और उसकी सुंदर आंखें उलझन से भर गईं। ये सही नहीं है। इस पीढ़ी में ये परिवार की पुरुष वंश परंपरा बहुत सीमित है और ये वक्सुआन, ये वुबजुंग की उनका इकलौता सीधा उत्तराधिकारी है। यह आदमी निश्चित रूप से ये परिवार का नहीं है। हालांकि जूलाई ने उस पर कोई और ध्यान नहीं दिया और कदम दर कदम ये परिवार के विला की ओर बढ़ते चले गए। अरे, तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? सू दाई ने अपना पैर पटका। ये नोटिस करते हुए कि उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं है, उसने झल्लाते हुए कहा, देखती हूं कि बिना आमंत्रण के तुम अंदर कैसे जाते हो। मुख्य द्वार पर ये परिवार का एक स्टीवर्ड एक एक करके आमंत्रण पत्रों की जांच कर रहा था, जिसके दोनों तरफ मजबूत सुरक्षा गार्डों की 2 कतारें खड़ी थीं। जो कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करता, उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता कि वह खुद की देखभाल करने में असमर्थ हो जाता। जैसे ही स्टीवार्ड उसे बाहर फेंकेगा, मैं बीच में आ जाऊंगी। तब वह मुझ पर आसानमंद हो जाएगा। सू दाई के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसे पूरा विश्वास था कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आंखों को आश्चर्य से चौड़ा कर दिया। उसने देखा कि जूलाई भीड़ को चीरते हुए स्टीवार्ड के पास से गुजरकर सीधे ये परिवार के परिसर के अंदर चले गए। किसी ने भी आमंत्रण पत्र नहीं मांगा और किसी ने उनसे पूछताछ तक नहीं की। ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी की नज़रों में जूलाई नाम का यह आदमी अस्तित्व में ही नहीं था। सू दाई का दिल लगभग बैठने लगा था। उसने पास ही खड़ी अपनी एक जानी पहचानी महिला को पकड़ा और जूलाई की पीठ की तरफ इशारा किया। वह आदमी, वह बिना आमंत्रण के अंदर कैसे गया? सू दाई की सहेली और एक अन्य अमीर परिवार की बेटी ने हल्की हंसी के साथ मजाक में कहा, सू मिस, वहाँ कोई नहीं है। आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। सू दाई ने एक गहरी और ठंडी सांस ली और बुदबुदाया, क्या मैं कोई भूत देख रही हूँ? तभी 20 मीटर की दूरी पर खड़े जूलाई ने अपना सिर घुमाया। उनके होठों पर एक मुस्कान खिल गई और उनकी आवाज़ सीधे उसके कान के पास गूंजी, मैं भूत नहीं हूँ। एक भूत? सू दाई की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक चीख निकाली और घबराकर पीछे हट गई। भूत डरावने नहीं होते। इंसानी दिल इस दुनिया की सबसे डरावनी चीज़ है। जूलाई ने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा और इत्मीनान से अपने चारों तरफ देखने लगे। ये परिवार के बैंक्वेट हॉल की दीवारें चीनी मिट्टी की चीज़ों और तरह तरह की पेंटिंग्स से सजी हुई थीं। हालांकि यह काफ़ी आलीशान था, लेकिन इसमें एक दिखावटीपन की बू आ रही थी। ये नौसिखिया रईसों नूवो रीश का बेस्वाद दिखावा था, जिसमें किसी भी प्रकार की असली विरासत नहीं थी। बड़े हॉल में ठीक 10 मेजें लगाई गई थीं। लाल वाइन के गिलास हाथ में लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार मेहमान बैठे थे, जो बातचीत कर रहे थे और अपने संबंध मजबूत कर रहे थे या बिजनेस डील पक्की कर रहे थे। ये लोग बिना किसी अपवाद के होंगझोऊ के अभिजात वर्ग एलीट थे। 10 मिलियन से कम नेटवर्थ वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की पात्रता नहीं थी। मार्शल दाओ परिवार बनने के जश्न में ये परिवार ने वाकई पानी की तरह पैसा बहाया है। सिर्फ सजावट में ही 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च हो गए होंगे। तंग यिन टैंग यिन की वह लैंडस्केप पेंटिंग ही शायद 100 मिलियन से ज़्यादा की होगी। ये सब केवल ये वक्सुआन और उसकी असाधारण मार्शल दाओ प्रतिभा की वजह से हुआ है, जिसकी बदौलत ये परिवार कुछ ही सालों में एक छोटे स्तर के परिवार से उठकर होंगझोऊ का सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया। ये वाकई उल्लेखनीय है। कई मेहमानों ने प्रशंसा में आह भरी। वे इतिहास को बनते हुए देख रहे थे, उनकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। मार्शल आर्टिस्ट साधारण मनुष्यों से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनके पास अकल्पनीय रूप से भयानक ताकत होती है। हर महान परिवार को इस बात पर गर्व होता था कि उनके वंशज मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं, लेकिन ये रास्ता बेहद कठिन था। ये परिवार जैसे साधारण कुल के लिए मार्शल दाओ परिवार बनना उतना ही बड़ा बदलाव था जितना किसी आम इंसान का राजा बन जाना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि होंगझोऊ के इन शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के मन में इतनी हसरत थी। ये परिवार ने वह सपना सच कर दिखाया था, जिसे उनके अपने परिवार दशकों से पूरा करने में नाकाम रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन अफवाह है कि ये वक्सुआन के पास भी बाकी लोगों की तरह मार्शल दाओ की कोई प्रतिभा नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसने ऐसा तब हासिल किया जब उसने हर दिन एक नवजात शिशु का ताज़ा खून पीना शुरू किया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा फीका पड़ गया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढका और बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल भागा।
कई देखने वालों के चेहरे अजीब भावों से भर गए थे। उन्होंने यह अफवाह पहले भी सुनी थी, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस पर चर्चा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार आज का ये परिवार एक ऐसी ताकत था जिसे नाराज करने की हिम्मत वे नहीं जुटा सकते थे। जूलाई की भौहें सिकुड़ गईं। क्या किसी नवजात शिशु का ताज़ा खून पीने से कोई साधना प्रतिभा पैदा हो सकती है? एक आम इंसान का खून इस तरह का असर नहीं पैदा कर सकता। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि कुछ बहुत भयानक गड़बड़ है और उनकी आंखें ठंडी हो गईं। अगर इसका संबंध मेरी प्यारी बेटी से है, तो आज ये परिवार को इसकी कीमत खून चुकाकर चुकानी होगी। होम इन्फो एड लाइब्रेरी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। एड टू लाइब्रेरी 2 टिप्पणियाँ। freewebnovel.com फ्री वेब नॉवल कॉम। रेड बुक्स ऑनलाइन एंड फ्री नोवेल्स ऑनलाइन। संपर्क साइट मैप। गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। फ्री वेब नोवेल। होम इनविंसिबल डेड। अध्याय 2। मेरा नाम जूलाई 1। जैसे ही जूलाई के दिल में हत्या की भावना जागृत हुई, एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। तू छोटी चुड़ैल, तू कहाँ भागने की सोच रही है? बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि 5-6 साल की एक छोटी सी बच्ची लड़खड़ाकर लाल कालीन पर गिर पड़ी। उसका चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा नाजुक चेहरा बेहद प्यारा और सुंदर था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं और डर से धुंधली हो रही थीं। उसके छोटे छोटे हाथों ने घबराकर अपनी आस्तीन को पकड़ा और वह सिसकने लगी। मैं अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती हूँ। मुझे उनकी याद आती है। खूंखार चेहरे वाले एक सुरक्षा गार्ड ने उपहास उड़ाया। तू अपनी मौत को दावत दे रही है। वापस वहीं जा जहां से तू आई है, वरना मैं तुझे उस छोटे से अंधेरे कमरे में फेंक दूंगा। छोटा सा अंधेरा कमरा। इन शब्दों ने उस छोटी बच्ची के कमजोर शरीर को कंपा दिया। वह रोने की आवाज तक निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गार्ड ने संतुष्टि में फुसफुसाया, कम से कम इतना तो समझती है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जू याई तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जू यई नाम की वह छोटी बच्ची फुर्ती से उठी और अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगी। वह बहुत छोटी थी, भला वह एक बड़े आदमी से कैसे आगे निकल सकती थी? गार्ड एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन जैसे ही वह संभला, उसे पकड़ने में सिर्फ 3 कदम लगे। निराशा ने जू यई के दिल को घेर लिया। उसने भागने के इस एक मौके के लिए पूरे 3 महीने इंतजार किया था। क्या उसे बाकी सभी बार की तरह पकड़कर वापस घसीटा जाने वाला था? क्या उसे फिर से उस रोशनीहीन छोटे से अंधेरे कमरे में बंद किया जाने वाला था? धड़ाम। ध्यान भटका होने के कारण छोटी बच्ची का ध्यान नहीं गया और वह सीधे जूलाई की बाहों में जा गिरी। सुरक्षा गार्ड ने आदरपूर्वक कहा, सर, इस छोटी चुड़ैल को पकड़ने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये परिवार की एक नौकरानी है जिसे अपनी औकात का पता नहीं है। व्यवधान के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जूलाई ने गार्ड की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें उनकी बाहों में समाई छोटी बच्ची पर टिकी थीं। खून से भी ज्यादा गाढ़ा वह रिश्ता महसूस करके उनका दिल आसमान में दहाड़ने को मचल उठा। सुप्रीम एम्परर जूलाई ने आखिरकार अपनी प्यारी बेटी को ढूंढ ही लिया था। अपने दिल के अथाह उत्साह को दबाते हुए जूलाई ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा उपनाम जू है? घबराई हुई जू यई ने जूलाई की आस्तीन पकड़ ली और दयनीय भाव से विनती की, अंकल कृपया मुझे बचा लो। मैं अपनी मम्मी को ढूंढना चाहती हूँ। जूलाई ने प्यार से उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और मुस्कुराए। ठीक है, डैड तुम्हें उनके पास ले चलेंगे। आप मेरे डैड नहीं हैं। मम्मी ने कहा था कि मेरे डैड बहुत बहुत दूर चले गए हैं और जब यई बड़ी हो जाएगी तब वे वापस आएंगे। जू यई ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और गुस्से में कहा, तुम भी बुरे इंसान हो। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ताकि मेरा खून पी सको। खून, ये परिवार का वह तथाकथित घमंड। उनकी इतनी हिम्मत कि वे उनकी बेटी का खून पी सकें। जूलाई के भीतर एक हत्यारा गुस्सा उबल पड़ा। अचानक पृथ्वी के हर कोने में, चाहे दिन हो या रात, आसमान काले बादलों से ढक गया। एक भयानक, दुनिया का अंत कर देने वाली आभा पूरे वातावरण में फैल गई। यहाँ तक कि खुद पृथ्वी से जन्मा स्वर्गीय दाव, हेवनली दाव भी पतन के कगार पर कांप उठा। मोटे गार्ड का लहजा अधीर हो गया, सर कृपया इस छोटी चुड़ैल को मेरे हवाले कर दें। क्या यह आदमी बहरा है? यह ऐसे नाटक कर रहा है जैसे इसने मुझे सुना ही ना हो। जूलाई हंसे, उनकी हंसी में गुस्से की ठंडी ठंडक थी। तुमने अभी मेरी बेटी को क्या कहा? छोटी चुड़ैल, गार्ड ने अनजाने में यह बात कह दी। जिस पल वह शब्द उसके मुंह से निकले, उसका शरीर खून के महीन कोहरे में फट गया। वह दृश्य अविश्वसनीय रूप से खूनी था। हालांकि जूलाई ने पहले ही जू यई को गोद में उठा लिया था और उसकी आंखें ढक दी थीं। उन्होंने नरमी से कहा, यई, डरो मत। डैड यहाँ हैं। आज से कोई भी कभी भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जू यई ने जूलाई को सूंघा। उनमें से एक अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसी खुशबू जिससे उसे उतनी ही सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ जितना उसे अपनी माँ के पास रहकर होता था। छोटी बच्ची ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप सच में यई के डैड हैं?
जू लाई ने कहा, बिल्कुल, और उन्होंने उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया। जू यई ने आंखें खोली और काफ़ी देर तक उनकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों से संदेह गायब हो गया, जिसकी जगह शुद्ध आनंद ने ले ली। उस लंबी नज़र के बाद उसे यकीन हो गया, यही उसके डैड थे। उसकी आंखें तुरंत भर आईं। उसने अपनी बाहें जू लाई के गले में डाल दी और दयनीय स्वर में रो पड़ी, डैड। हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं हूँ। जू लाई कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे, वह बस बहुत खुश और बहुत उत्साहित थे। कोई मर गया। बैंक्वेट हॉल चीखों से गूंज उठा। सुरक्षा गार्ड अचानक खून के कोहरे में बदल गया था, जिससे तमाशा देख रही कुलीन महिलाओं के चेहरे पीले पड़ गए। कई महिलाओं ने अपने मुंह ढक लिए और उल्टियां करने लगीं। किसमें इतनी हिम्मत है कि वह मेरे ये परिवार के एस्टेट में आकर हंगामा करे? एक स्पष्ट ठंडी आवाज हवा को चीरते हुए आई, जिससे पिता बेटी के पुनर्मिलन में बाधा पड़ी। नया आने वाला व्यक्ति लाल रंग की शाम की पोशाक इवनिंग गाउन में एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर युवती थी। उसके चेहरे पर एक संयमित मुस्कान थी और उसके पीछे 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड थे। वह ये वैंकिंग है। वह ये वक्सुआन की बड़ी बहन है, यांजिंग के जियांग परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर की मंगेतर है, इस भोज की परिचारिका है और होंगजोऊ की 3 महान सुंदरियों में सबसे आगे है। भीड़ ने पहचान और विस्मय में फुसफुसाहट की। ये वानकिंग की प्रतिष्ठा वास्तव में बहुत जबरदस्त थी। सालों पहले, जबकि उसका छोटा भाई ये वक्सुआन अभी भी कोई नहीं था, यह बाहर से सौम्य लेकिन अंदर से जहरीली ये वानकिंग ही थी जिसने होंगजोऊ में ये परिवार के दर्जे को ऊपर उठाने के लिए अनगिनत साजिशों और योजनाओं का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि यह भी अफवाह थी कि ये वक्सुआन की साधना शुरू करने और एक बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बनने की क्षमता पूरी तरह से उसकी चालों के कारण थी। क्रूर, दबंग और वाइपर की तरह जहरीली होंगजोऊ के महान संभ्रांत परिवारों के प्रमुखों के बीच ये वानकिंग को लेकर यही आम सहमति थी। ये वानकिंग की मुस्कान कोमल थी जब उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, ये आंटी किंग के पास आओ। तुम्हें अजनबियों के साथ नहीं रहना चाहिए, ठीक है? जू यई ने अपना सिर इतनी जोर से हिलाया कि लगा वह गिर जाएगा और कहा, नहीं। उसने जू लाई की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और डरते हुए कहा, डैड चलो भाग चलते हैं। आंटी किंग मेरा खून निकालने के लिए फिर से सुइयों का इस्तेमाल करने वाली हैं। जू लाई चुप हो गए। तो यही वह महिला थी जिसके पीछे ये सब चल रहा था। उनकी निगाहें उस पर टिक गईं और उन्होंने बर्फ टपकाते हुए हर एक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कैसे मरना चाहती हो? बैंक्वेट हॉल में मौत जैसी खामोशियां छा गईं। हर मेहमान सोच रहा था कि क्या उसने उन्हें सही से सुना है। यहाँ तक कि ये वानकिंग भी पल भर के लिए अवाक रह गई थी। उसने जू लाई का बारीकी से निरीक्षण किया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। और तुम कौन हो? मैंने ये परिवार के भोज का हर निमंत्रण खुद लिखा है। मुझे याद नहीं कि मैंने तुम में से किसी को भेजा हो। मेरा नाम जू लाई है, यई का पिता। ओह, ये वानकिंग ने अपने कान के पीछे बाल की एक लट को खिसकाया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तो तुम वही हो, वह व्यक्ति जो बिना एक शब्द कहे 5 साल पहले गायब हो गया था और उपहास तथा निंदा के तूफान के बीच यई की मां रुवान तांग रुइन टैंग को अकेले बच्चे को जन्म देने के लिए छोड़ गया था। जू लाई ने बिना किसी खंडन या स्पष्टीकरण के पुष्टि की, यह मैं था। ये सच था। 5 साल पहले उसने पृथ्वी की एक महिला के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। उसके बाद वह अपने महल में लौट आए थे और लगातार 5 साल तक ध्यान किया था। उस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी दिव्य दृष्टि का विस्तार नहीं किया था, अन्यथा वह बहुत पहले पृथ्वी पर आ चुके होते। ये वानकिंग ने अपनी ठुड्डी उठाई, उसकी दृष्टि अपमानजनक थी। रुवान तांग का बिना शादी के बच्चे को जन्म देना रुवान परिवार के लिए कलंक था। यह मैं थी, ये वानकिंग, जो उसके संकट के समय आगे आए और यई को गोद लेने की पेशकश की। दूसरी तरफ तुमने कभी एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। आज तुम्हारे पास मेरे ये परिवार के घर में आने का क्या काम है? जू लाई ने शांत भाव से कहा, मैं अपनी बेटी को घर ले आया हूँ। ये वानकिंग की आवाज़ पूरी तरह से ठंडी हो गई, जिसमें गर्माहट का नामोनिशान नहीं था। यई का उपनाम भले ही जू हो, लेकिन मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। वह अब ये परिवार की सदस्य है और मैं किसी को भी उसे ले जाने की अनुमति नहीं दूंगी। गार्ड्स, इस आदमी के पैर तोड़ो और इसे ये परिवार की संपत्ति से बाहर फेंक दो। मेहमानों ने हौंफते हुए सांस ली। वह खत्म हो गया है। मिस ये गुस्से में हैं। आज रात नदी के किनारे एक और अज्ञात लाश होगी। वह किसी को भी भड़का सकता था, लेकिन उसने ये वानकिंग को चुना। होंगजोऊ में वह आखिरी लोगों में से एक है जिसे तुम्हें कभी पार करना चाहिए। दया की आहों से हॉल भर गया। लगभग हर कोई जू लाई को करुणा की दृष्टि से देख रहा था। किसी को विश्वास नहीं था कि ये परिवार के सामने इस अज्ञात आदमी का कोई मौका था। होंगजोऊ में ये परिवार एक सम्राट की तरह था, उनकी स्थिति अटल थी। होम इन्फो एड लाइब्रेरी। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। एड टू लाइब्रेरी 2 टिप्पणियाँ। freewebnovel.com freewebnovel.com रेड बुक्स ऑनलाइन एंड फ्री नोवेल्स ऑनलाइन। संपर्क साइट मैप।
गोपनीयता नीति और उपयोग की शर्तें। होम इनविंसिबल डेड अध्याय 3 बस चर्चा करने लायक भी नहीं। एक जैसे ही ये वान किंग ने अपनी बात समाप्त की, उसके पीछे खड़े एक दर्जन या उसके आसपास के सुरक्षा गार्ड एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कमर से बेरहमी से लाठियां खींची और उन्हें इतनी जोर से हवा में घुमाया कि उनकी सनसनाहट गूंज उठी। डैड, जू येई का छोटा सा शरीर थोड़ा कांपा और उसने घबरा कर कहा, डैड चलो भाग चलते हैं। जू लाई ने अपनी प्यारी बेटी के बालों को सहलाया और मुस्कुराए। मेरी जान, भागने की कोई जरूरत नहीं है। डैड एक एक्सपर्ट हैं। कितने बड़े वाले एक्सपर्ट। जू येई की बड़ी बड़ी चमकती आंखें उम्मीद से भर गईं। बस इतने बड़े वाले एक्सपर्ट। जू लाई ने लापरवाही से अपना हाथ अपनी कमर के बराबर रखा। ये देखकर कि उसकी बेटी निराशा में अपना होंठ फुला रही है, जू लाई ने झटपट अपना हाथ अपने सिर के ऊपर उठा लिया। इतने बड़े वाले एक्सपर्ट। मून, डैड सबसे अच्छे हैं। जू येई ने जू लाई के गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। इससे जू लाई इतने खुश हुए कि मानो हवा में तैरने लगे। येई वाकई बहुत प्यारी थी। हालांकि ये वान किंग का चेहरा तेजी से ठंडा पड़ता गया। वह जू येई, जिसे वह ये परिवार की निजी संपत्ति मानती थी, को किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखने देना चाहती थी। यहाँ तक कि जू येई के जैविक माता पिता से भी नहीं। सभी संभावित जटिलताओं को शुरुआत में ही कुचल देना जरूरी था। केवल इसी तरह से यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि उसका भाई, ये वक्सुआन, खुद को पोषित करने के लिए हमेशा स्पिरिट ब्लड का उपयोग कर सके। इस तरह उसकी मार्शल दाव साधना में कोई बाधा नहीं आएगी और ये परिवार का भविष्य शानदार होगा। ये वान किंग की आवाज बर्फीली हो गई। तुम लोग वहां क्या खड़े हो? करो इसे। हाँ मिस, सुरक्षा गार्डों ने एक साथ जवाब दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। भीड़ में एक महिला चिंतित भाव से ये सब देख रही थी। वह सू दाई थी, वही महिला जो ये परिवार के गेट के बाहर जू लाई से डर गई थी। शांत होने के बाद वह भी बैंक्वेट हॉल में प्रवेश कर चुकी थी। फिर भी बहुत हिचकिचाहट के बाद सू दाई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक अजनबी के लिए ये परिवार जैसे शक्तिशाली दुश्मन का गुस्सा मोल लेना पूरी तरह से तरकीन होता। इसलिए सू दाई चुपचाप खड़ी रही और देखती रही कि कैसे एक दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्ड्स ने जू लाई पर अपनी लाठियां बरसा दी। लेकिन जिसकी उम्मीद थी, वह चीखें कभी सुनाई नहीं दी। इसके बजाय एक अदृश्य शक्ति द्वारा सभी सुरक्षा गार्डों को हवा में उड़ा दिया गया। वे जमीन पर आ गिरे और गहरे गड्ढे बन गए और वे दर्द की एक भी चीख तक नहीं निकाल पाए। सभी 16 लोग गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। किसी को भी नहीं बख्शा गया। ये वान किंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आवाज में आश्चर्य का एक संकेत था। तो तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो? मैं समझ गई, तो यहीं से तुम्हारा आत्मविश्वास आता है। मेहमान हैरान थे। जू लाई वास्तव में एक मार्शल आर्टिस्ट था। ये वान किंग ने बिना किसी घबराहट के कहा, दुर्भाग्य से ये परिवार की शक्ति आपकी कल्पना से परे है। शुरुआती आश्चर्य के बाद उसने बैंक्वेट हॉल की दूसरी मंजिल की ओर ऊपर देखा। एक पल बाद दूसरी मंजिल से एक आकृति नीचे कूद पड़ी। धड़ाम, जमीन कांप उठी और संगमरमर का फर्श मकड़ी के जाले जैसी दरारों में टूट गया। भीड़ के बीच से एक सामूहिक हौंफने की आवाज निकली। दूसरी मंजिल जमीन से लगभग 5 मीटर की ऊंचाई पर थी। नीचे कूदने वाला व्यक्ति काले रंग की मार्शल आर्ट पोशाक पहने हुए एक बूढ़ा आदमी था, जिसका चेहरा अकल्पनीय गर्व से भरा हुआ था। ये हान बुमिंग, हाँ बुमिंग है। मास्टर हान ताइक्वांडो ग्रैंड टूर्नामेंट के 3 बार के चैंपियन हैं। उन्होंने एक बार एक ही लात से एक भड़कते हुए सांड को मार डाला था। उनकी ताकत अगाध है। बूढ़े आदमी को पहचानने में लोगों को ज्यादा देर नहीं लगी, जिससे विस्मय और आशंका की एक लहर दौड़ गई। हान बुमिंग की ताकत वाकई जबरदस्त थी। होंगजोऊ में ये परिवार के तेजी से विस्तार का एक कारण ये था कि ये वान किंग ने इस मार्शल दाव विशेषज्ञ को अपने पाले में करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया था। इसने उसे ये परिवार का एक सम्मानित व्यक्ति वेनरेट बना दिया था, जो अन्य संभ्रांत परिवारों को अत्यधिक उकसाने से रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली निवारक था। अब जैसे ही ये परिवार के वेनरेट प्रकट हुए, सू दाई जू लाई के लिए ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो तो क्या हुआ? भले ही तुम मजबूत हो, क्या तुम मास्टर हान से ज्यादा मजबूत हो सकते हो, जिन्होंने 50 वर्षों तक मार्शल दाव में खुद को डुबोया है और ताइक्वांडो के क्षेत्र में एक अद्वितीय मास्टर हैं? एक छोटी सी मक्खी रथ को रोकने की उम्मीद कैसे कर सकती है? हान बुमिंग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़े थे। उनका चेहरा भावशून्य था। मार्शल दाव को 9 ग्रेडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें निचले, मध्यम और ऊपरी स्तरों में बांटा गया है। निचले 3 ग्रेड ताकत की साधना करते हैं। मध्यम 3 ग्रेड आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी की साधना करते हैं। ऊपरी 3 ग्रेड मार्शल दाव के शिखर पर खड़े हैं। इस स्तर के चिकित्सकों को मार्शल एंसेस्टर्स के रूप में जाना जाता है और वे दिव्य कौशल डिवाइन स्किल्स की साधना करते हैं। यद्यपि आपकी आंतरिक ऊर्जा ने 16 आदमियों को हवा में उड़ा दिया, फिर भी आपकी तकनीक कच्ची है। मेरी नज़र में ये कमियों से भरी हुई है।
इसलिए आप केवल एक साधारण चौथे ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट हैं। हान बुमिंग ने अफसोस के एक स्पर्श के साथ कहा, अपनी उम्र में चौथे ग्रेड तक पहुंचने का मतलब है कि आपके पास कुछ प्रतिभा होनी चाहिए, लेकिन आपको कभी भी परेशानी की तलाश में ये परिवार में नहीं आना चाहिए था और निश्चित रूप से आपको मिसिए को नहीं उकसाना चाहिए था। जुलाई में मार्शल दाओ की प्रतिभा है। ये वान किंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसने एक हल्की सी हंसी छोड़ी। जुलाई, ये वान किंग कोई अनुचित व्यक्ति नहीं हूं। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। यदि तुम अपने खुद के साधना स्तर और मेरिडियंस को अपंग कर देते हो, कभी भी होंगझोऊ में कदम न रखने की कसम खाते हो और यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारा यही से कोई संबंध नहीं है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जुलाई ने ठंडे स्वर में पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? ये औरत सचमुच बहुत क्रूर है। वह साफ तौर पर मुझे यहीं ये परिवार के घर में मरते देखना चाहती है, फिर भी वह पाखंडी तरीके से मुझे एक विकल्प प्रदान करती है। कितना हास्यास्पद है। ये वान किंग ने खुलकर धमकी दी, मेरे ये परिवार के वेनरेट के पास आश्चर्यजनक मार्शल ताकत है। यदि वह गलती से किसी को मार देता है तो यह एक ऐसा परिणाम है जिसे ये परिवार सहन कर सकता है। आखिरकार मुझे यही के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। मैं बुरे लोगों को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दे सकती। जुलाई ने उपहास उड़ाया, तुम अव्वल दर्जे की पाखंडी हो। चूंकि तुम वेश्या का खेल खेलने जा रही हो तो संत बनने का नाटक मत करो। जुलाई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा, डैड, यही को समझ नहीं आ रहा है। जुलाई ने अपनी प्यारी बेटी के बालों को सहलाया और नरमी से कहा, छोटे बच्चों को इतना सब समझने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखें बंद कर लो, तभी खोलना जब डैड तुम्हें खोलने के लिए कहें। यहाँ खून खराबा होने वाला है। जुलाई ने आज्ञाकारी ढंग से वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उस पल पूरा हॉल मौत की तरह शांत हो गया। हर चेहरा स्तब्ध अविश्वास का मुखौटा बन गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने ये वान किंग की तरफ उंगली उठाने और ऐसी बात कहने की हिम्मत की थी, भले ही यह एक व्यापक रूप से ज्ञात सच्चाई क्यों न हो। सु दाई ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। भले ही वह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट हो, वह इस तरह से ये वान किंग का अपमान नहीं कर सकता। वह ये परिवार की रीढ़ है और उससे भी महत्वपूर्ण बात, प्रतिभाशाली ये वक्सुआन की बड़ी बहन है। ये वान किंग की मुट्ठियां भींच गईं, ताकत के मारे उसकी पोरें सफ़ेद हो गईं। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। वेनरेट हान, इसे खत्म करो। समझ गई मिसिए। हान बुमिंग, जिनकी कमर पर एक काला बेल्ट बंधा हुआ था, 60 साल से अधिक उम्र के होने और सिर पर सफ़ेद बालों का पूरा गुच्छा होने के बावजूद जीवन शक्ति से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी गर्दन मरोड़ी। उनके चेहरे पर उपहास का एक निशान था। मैंने 50 साल से अधिक समय तक ताइक्वांडो का अध्ययन किया है और शुरुआती 5वें ग्रेड तक पहुंच गया हूं। यदि तुम अभी आत्महत्या कर लेते हो तो तुम बहुत अधिक शारीरिक दर्द से बच सकते हो। जुलाई बुदबुदाए, ताइक्वांडो, वह क्या है? ये 3000 महान दाव कानूनों में से नहीं है। हान बुमिंग का चेहरा राख की तरह पीला पड़ गया। मार्शल दाव पदानुक्रम सख्त है। 5वें ग्रेड के मास्टर के सामने एक नौसिखिया चौथे ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट का अज्ञान का दिखावा करना, ये दावा करते हुए कि वह ताइक्वांडो नहीं जानता है, यह अनादर की पराकाष्ठा थी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, भाड़ में जाओ, और अपनी पूरी ताकत अपने पैर के पंजे में झोंकते हुए एक भयंकर लात चलाई। जब उन्होंने लात मारी तो एक शक्तिशाली हवा सनसनाई। उसके रास्ते में आने वाली मेजें और कुर्सियां तुरंत लकड़ी के टुकड़ों के एक बादल में बिखर गईं। वह इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्होंने अपने पीछे अवशेषों आफ्टर इमेजेस की एक लंबी लकीर छोड़ दी। मेहमान पूरी तरह से भयभीत थे। क्या ये 5वें ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति थी? उसे एक लात की ताकत भयानक थी। इसकी तुलना में जुलाई पूरी तरह से नगण्य प्रतीत हो रहे थे। होम इन्फो एड लाइब्रेरी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय फ्री वेब नोवेल होम इनविंसिबल डेड अध्याय 4 भविष्य का मार्शल इंसिस्टर 1। हर कोई जुलाई पर तरस खाए बिना नहीं रह सका। किसी को भी उकसाने के लिए उसे ठीक उसी ये परिवार से बैर मोल लेना था जिसकी सेवा में मार्शल आर्टिस्ट वेनरेट्स मौजूद थे। वह वाकई अपनी मौत को दावत दे रहा था। हान बुमिंग अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह एक लात 50 सेंटीमीटर मोटी ठोस स्टील की प्लेट को चकनाचूर करने के लिए काफी शक्तिशाली थी। एक कमजोर मानव शरीर की तो बात ही क्या है। जो लोग उसे एक चलते फिरते मरे हुए आदमी के रूप में देख रहे थे, उनकी ओर देखते हुए जुलाई ने हान बुमिंग पर सिर्फ एक सरसरी निगाह डाली और सपाट स्वर में कहा, दफा हो जाओ। हान बुमिंग की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे संकट के एक विशाल एहसास ने घेर लिया, मानो किसी प्राचीन जानवर ने उसे घूर कर देखा हो। हालांकि उसका हमला थोड़ा सा भी धीमा होने के बजाय उसका चेहरा और अधिक क्रूर होते हुए तेजी से जुलाई की तरफ बढ़ा। अपने अगले जन्म में याद रखना कि ये परिवार को मत भड़काना। जुलाई का चेहरा शांत बना रहा। वह उस आदमी को पहले ही एक मौका दे चुका था। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उस पल हान बुमिंग जुलाई से बस एक कदम की दूरी पर था। उसके पैर की नोक लगभग उस पर थी। सभी मेहमानों को पूरा यकीन था
कि जुलाई बिना किसी उचित दफन के मरने वाला है। लेकिन बिना किसी चेतावनी के वेनरेट हान का शरीर हवा में 10 मीटर ऊपर उछल गया। हर किसी की चकित आंखों के सामने वह एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा और भारी आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। उसी पल उसके शरीर की हर एक हड्डी टूट गई और वह हमेशा के लिए शांत हो गया। बैंक्वेट हॉल में लगातार तेजाहें भरने की आवाजें गूंज उठीं। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। वह आदमी जिसे ये परिवार साल के चौंकाने वाले 50 मिलियन देकर अपने पास रखता था, वह आदमी जिसे होंगजोऊ की मार्शल दाओ दुनिया एक शक्तिशाली हस्ती मानती थी, वह अंतहीन रूप से गौरवशाली मास्टर हान जुलाई के सिर्फ एक उदासीन नजर डालने से मर गया था। वह मर गया है, ये कैसे संभव है? अपनी शुरुआती सदमे के बाद ये वान किंग ने ठंडे स्वर में पूछा, तुम आखिर कौन हो और किसने तुम्हें मेरे ये परिवार के पास भेजा है? वह इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट जुलाई का पिता है। ये परिवार के खिलाफ कोई साजिश होनी चाहिए। जुलाई ने शांत भाव से कहा, मैं यी का पिता हूं। मैं मूल रूप से उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के लिए एक स्पष्टीकरण की भी मांग करता हूं। ये वान किंग ने उपहास उड़ाया, वेनरेट हान को मारना दिखाता है कि तुम्हारे पास कुछ कौशल है, लेकिन तुम्हारी क्षमताएं यहीं तक सीमित हैं। जहां तक उस स्पष्टीकरण की बात है जो तुम चाहते हो, तुम इसके लायक नहीं हो। जुलाई मुस्कुराए, तो क्या आपका ये परिवार यी के खून के लायक है? ये वान किंग ने गर्व से कहा, बिल्कुल। हमारा ये परिवार होंगजोऊ में नंबर 1 वेल्दी परिवार है और मेरा भाई ये वक्सुआन एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो भविष्य में एक मार्शल एंसेस्टर बनने के लिए डेस्टिन है। एक मार्शल एंसेस्टर, वे बहुत कम और दुर्लभ थे, जिनमें से प्रत्येक के पास भारी ताकत और प्रभाव था। उनमें से केवल एक ही अपने दम पर एक संपन्न वेल्दी परिवार था। वे अपनी एक उंगली से नदियों को चीर सकते थे, अपनी एक मुट्ठी से पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते थे, एक विचार से वे आसमान में उड़ सकते थे, गुस्से के एक झटके से वे 10,000 लोगों का कत्ल कर सकते थे। ऐसे दिव्य कौशल के साथ वे व्यवहारिक रूप से देवता थे। होंगजोऊ के अभिजात वर्ग के वे लोग जो मार्शल दाओ के पदानुक्रम को समझते थे, अंदर तक हिल गए थे। वे जानते थे कि ये वक्सुआन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह ऐसा दैत्य था, एक मार्शल एंसेस्टर का बीज। उसी समय उनके भीतर एक कड़वी भावना पैदा हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि ये परिवार जल्द ही हुआ देश के पहले दर्जे के वेल्दी परिवारों की श्रेणी में पहुंच जाएगा। जुलाई ने आमतौर पर पूछा, एक मार्शल एंसेस्टर, क्या वे वाकई इतने प्रभावशाली हैं? ये वान किंग चुप हो गई और पल भर के लिए उसके पास कहने को कुछ शब्द नहीं बचे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर से अंदर आया, उसके चेहरे पर गुस्से भरी हंसी का भाव था। एक मार्शल एंसेस्टर तुम्हें ऐसे मार सकता है जैसे कोई मुर्गी काटता है। जुलाई ने नजरें घुमाई, और आप कौन हैं? आदमी और अधिक भड़क गया, तुम मुझे नहीं पहचानते। एक मेहमान ने चिल्लाकर कहा, ये प्रेसिडेंट टैंग यी हैं, होंगजोऊ मार्शल दाओ एसोसिएशन के अध्यक्ष। उनके पूरे देश में शिष्य हैं। ऐसी अफवाह है कि उनकी शरीर कठोर करने की तकनीकों बॉडी हार्डनिंग टेक्निक्स ने उन्हें ब्लेड और भालुओं के प्रति अभेद्य बना दिया है, जैसे कि पौराणिक आयरन शर्ट और गोल्डन बेल का वकलाएं, जो उन्हें अपने साथियों के बीच अजेय बनाती हैं। एक अन्य मेहमान ने भी अपनी बात जोड़ी। तांग यी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उसने ये वान किंग को थोड़ा सा झुकाकर प्रणाम किया। मिस्ये, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं ये परिवार के भव्य भोज में बिना बुलाए आ गया हूँ। ये वान किंग ने तांग यी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट तांग, आपकी उपस्थिति ये परिवार के लिए सम्मान की बात है। प्रेसिडेंट तांग, उसने न केवल वेनरेट हान को मार डाला, बल्कि उसने अपमानजनक दावे भी किए और मार्शल एंसेस्टर्स के प्रति बहुत अनादर दिखाया। कृपया उसे दंडित करें। वेनरेट हान मर चुके हैं। तांग यी ठिठक गया। वह देर से पहुंचा था और घटना से चूक गया था, और इस खबर ने उसके भीतर एक झटके की लहर दौड़ा दी। वह हैरान था कि जुलाई जैसा युवा, जो बेदाग सफ़ेद कपड़ों में था, इतनी आसानी से हान बुमिंग को कैसे मार सकता था। क्या वह भी 5वें ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट हो सकता था? लेकिन फिर भी वह खुद 5वें ग्रेड के शिखर पर था, और वह शरीर कठोर तकनीकों की साधना करता था जो उसे अपने साथियों में अद्वितीय बनाती थीं। उसने अपने भीतर उठती हुई आशंका को दबा दिया। तांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगा। यदि अफवाहें सच हैं, तो ये वक्सुआन पहले ही एक सफलता हासिल कर चुका है और वापस लौट रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये परिवार खतरे में है, इसलिए समय पर सहायता प्रदान करने और उनके शक्तिशाली पल्लू से चिपकने का ये सही मौका है। एक सख्त चेहरा बनाते हुए तांग यी ने फटकार लगाई, तुम किस शहर के मार्शल आर्टिस्ट हो? अपना नाम और मूल स्थान बताओ। मैं तुम्हारी मार्शल आर्टिस्ट की स्थिति छीन लूंगा और तुम्हारी साधना के स्तर को अपन कर दूंगा। तुम घुटने टेककर ये परिवार और मिस ये वान किंग से माफ़ी भी मांगोगे। मैं मार्शल आर्टिस्ट के रूप में हमारी साझा स्थिति के विचार से ही तुम्हारी जान बख्शूंगा।
उसका स्वर बहुत ऊंचा और अहंकारी था, मानो उसने पहले ही एक शब्द में जूलाई का भाग्य तय कर लिया हो। बैंक्वेट हॉल में मौजूद मेहमानों ने जूलाई को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ ने दया महसूस की, कुछ ने आह भरी, और अन्य लोगों ने ठंडी उदासीनता के साथ देखा। केवल ये वान किंग के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। जूलाई, तुम कैसे चुनोगे, अपने पैरों पर मरना या अपने घुटनों पर जीना? जूलाई ने फुसफुसाया, डैड, वह बहुत डरावने लग रहे हैं। अपनी बेटी को शांत करने के बाद जूलाई ने शांत स्वर में कहा, ये देखते हुए कि तुम परिस्थितियों से अनजान हो, मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर देता हूं। लेकिन बकवास का एक और शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम मारे जाओगे। तांग यी ने उपहास उड़ाया, हास्यास्पद। तुम खुद को क्या समझते हो जो मेरी गुस्ताखी माफ कर दोगे? मैं एक ही शब्द में तुम्हें बिना कब्र के मरवा सकता हूं। एक ही शब्द में मैं। धमाका। इससे पहले कि तांगी अपनी बात पूरी कर पाता, उसके माथे पर एक खूनी छेद दिखाई दिया और उसका शरीर फर्श पर आ गिरा। अनगिनतवीं बार बैंक्वेट हॉल इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। दूरी से ही मार डालना। और उसका शिकार तांग ही था, जो शरीर कठोर तकनीकों का 5वें ग्रेड का चोटी का मास्टर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने क्षेत्र में अजेय था। ऐसा तरीका वास्तव में आश्चर्यजनक था। उस पल अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए जूलाई की छवि अचानक हर किसी की आंखों में विशाल हो गई। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक दानव देवता, डेमन गॉड था। पहली बार ये वान किंग का चेहरा बदल गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जूलाई, तुमने वेनरेट हान को मार डाला और अब तुमने प्रेसिडेंट तांग को भी मार डाला है। क्या तुम सच में मेरे ये परिवार के साथ आपसी विनाश के बिंदु तक लड़ने का इरादा रखते हो? जूलाई ने अपना सिर हिलाया, नहीं। ये वान किंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। तभी जूलाई ने गंभीर स्वर में कहा, आपसी विनाश नहीं, यह मौत की लड़ाई है। ये परिवार मर जाएगा और मैं जीवित रहूंगा। ये वान किंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया। ये परिवार भले ही शानदार लग रहा था, लेकिन उसका मुख्य स्तंभ, उसका भाई ये वक्सुआन, घर पर नहीं था। वेनरेट हान की एक दुखद मौत हो चुकी थी और प्रेसिडेंट तांग की ओर से आए सुदृढ़ीकरण भी निर्णायक और क्रूर जूलाई को नहीं संभाल सके थे। ये परिवार अपने सारे पत्ते खेल चुका था। पहली बार ये वान किंग को संकट के एक गहरे एहसास का अनुभव हुआ। उसने अपने अंदर उठती घबराहट को दबाया और धमकाते हुए कहा, तुम वास्तव में क्या चाहते हो? यह मत सोचो कि ये परिवार इतना आसानी से डराने वाला है। जूलाई ने शांत भाव से कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। किसने तुम्हें यी का खून लेने और उसे तुम्हारे भाई के उस नाकारा शरीर को खिलाने की हिम्मत दी? गुस्ताख। ये वान किंग अब एक उचित महिला के शालीन आचरण को बनाए नहीं रख पाए। वह चीख पड़ी, तुम्हारी बेटी का थोड़ा सा खून लेने में क्या गलत है? यह उस छोटी चुड़ैल के लिए एक सम्मान की बात है और तुम्हारे तथा रुवान तांग के लिए भी एक सम्मान की बात है। मेरा भाई ये परिवार का गौरव है, भविष्य का एक मार्शल एंसेस्टर है, हुआ देश का एक स्तंभ है। तुम उसका नाम लेने के भी लायक नहीं हो। फ्री वेब नोवेल, होम इनविंसिबल डेड, अध्याय 5, ये वक्सुआन 1। ये वान किंग की बातों ने जूलाई को एक गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। अपने 1,00,000 वर्षों के जीवन में उन्होंने अनगिनत लोगों और घटनाओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने ये वान किंग जितनी बेशर्म महिला शायद ही कभी देखी होगी। जब रुवान परिवार ने फैसला किया कि रुवान टैंग को अपना गर्भपात करा देना चाहिए और उसकी शादी किसी और से कर देनी चाहिए, तब वह 9 महीने तक दूसरे शहर में छिपी रही और जैसे जैसे करके अपनी जान बचाई। यह मैं ही थी जो लोगों को लेकर जूलियाई को ढूंढने गई, उसकी दयनीय जान बचाई और उसे खाना कपड़ा दिया। अगर मैं न होती तो वह बहुत पहले मर चुकी होती। अब मैं हर दिन जूलियाई के शरीर से ताजे खून की एक नली निकालती हूँ। क्या मैं बहुत दूर जा रही हूँ? बिल्कुल नहीं। ये वान किंग का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया। ये बच्चा ये परिवार के लिए स्वर्ग से मिला एक उपहार है। न तो तुम और न ही रुवान तांग उसे ले जाने के बारे में सोच भी सकते हो। जूलाई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो बात ऐसी है। ये वान किंग के कुछ ही शब्दों के साथ उन्होंने पल भर में सब कुछ समझ लिया। 5 साल पहले कड़ाके की ठंड के दिनों में, एक बेहद ठंडे दिन जब बर्फीली हवा चल रही थी, रुवान तांग ने, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, एक जर्जर देश के घर के बाहर बर्फ में दम तोड़ दिया था। उसका खून शुद्ध सफ़ेद बर्फ को लाल रंग से रंग रहा था। रुवान तांग रोई और उसने ये वान किंग से विनती की कि वह उसके बच्चे यही को न ले जाए। जूलाई ने अपनी कनपटी को सहलाया और उनके भीतर हत्या की भावना बढ़ने लगी। रुवान तांग ने तुम्हें अपना इकलौता भरोसेमंद दोस्त माना था और केवल तुम्हें ही अपना पता दिया था, लेकिन तुमने उसे धोखा दिया। तुमने न केवल जबरदस्ती यही को छीन लिया, बल्कि रुवान परिवार को भी इसकी सूचना दे दी। ये वान किंग थोड़ी हैरान थी कि जूलाई इतनी सारी डिटेल्स जानता था, इसलिए उसने अपना ढोंग छोड़ दिया। ये सही है, वह मैं ही थी। मैं विश्वविद्यालय में रुवान तांग की जूनियर थी, क्लब में उसकी डिप्टी थी। उसके नंबर मुझसे बेहतर थे, उसका पारिवारिक बेइजिंग मुझसे बेहतर था और जिस सीनियर को मैं पसंद करती थी
वह भी उसके चाहने वालों में से एक था। मैं भी एक प्रतिष्ठित परिवार की युवा महिला हूँ और मेरा रूप रंग किसी भी तरह से उसके मुकाबले कम नहीं है। तो फिर सभी पुरुषों की नज़रें सिर्फ रुवान तांग पर क्यों थीं, मुझ पर क्यों नहीं? ये वान किंग ने अपनी आवाज़ की ईर्ष्या को बिल्कुल नहीं छिपाया। उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान तैर गई। लेकिन किसने सोचा था कि ब्लैक स्वान काले हंस जितनी गर्वीली रुवान तांग किसी अनजान आदमी के साथ एक बच्चे को जन्म देगी। रुवान परिवार द्वारा पीछा किए जाने पर वह अंत में एक छोटे से जर्जर देश के घर में रहने लगी जहां शौचालय तक नहीं था। वह औरत जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी थी, 1000 युआन उधार लेने के लिए मुझे वीडियो कॉल करने पर मजबूर हो गई। ये कितना हास्यास्पद है। उसके पास हांडी के लिए चावल या अपनी टपकती हुई छत को ठीक करने के लिए पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसने खुद को ये भ्रमित कर लिया कि वह अपनी बेटी के लिए न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स खरीद सकती है। ये वान किंग ने उस याद का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे अभी भी पैसे उधार लेते समय उसका विनम्र स्वर और भाव याद है। ये वाकई एक आनंददायक याद है। जू यही रो पड़ी। उसने अपनी नन्ही मुट्ठियां घुमाईं और ये वान किंग को मारने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मम्मी को परेशान करती हो। तुम एक बुरी इंसान हो। बूहू, ये सही है, मैं एक बुरी इंसान हूँ। ये वान किंग ने इससे इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने गर्व के साथ कहा, कोई नहीं जानता कि मैंने चुपचाप जूलियाई को पाला है। वे सब सोचते हैं कि वह सिर्फ एक अनाथ है जिसे मैंने ढूंढ निकाला था। मैंने रुवान तांग को लगातार प्रताड़ित करने के लिए इस छोटी सी चुड़ैल का इस्तेमाल किया। बच्चे को देखना चाहती हो? मुझसे भीख मांगो। डरी हुई हो कि मैं रुवान परिवार को खबर लीक कर दूंगी? तुम्हें अभी भी मुझसे भीख मांगनी होगी। जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप कभी केवल ऊपर देख सकते थे अचानक आपके इशारे पर हो और जब चाहे तब आपकी मर्जी से अपमानित किया जा सके, ओह वह कितना आनंददायक एहसास होता है। लेकिन जो चीज़ मुझे वास्तव में आनंदित करती है वह है जूलियाई के खून के जादुई गुणों की मेरी आकस्मिक खोज जो किसी की मार्शल दाव साधना को बढ़ा सकती है। वह सीधे तौर पर इंसान के रूप में एक दिव्य खजाना है। बेशर्म, पूरी तरह बेशर्म। यद्यपि हमेशा से ऐसी अफवाहें थीं कि ये परिवार के ये वक्सुआन की मार्शल दाव प्रतिभा का श्रेय एक नवजात शिशु के खून को जाता है, लेकिन ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी के मुंह से सीधे कहानी सुनना अलग बात थी। होंगजोऊ के अभिजात वर्ग और गणमान्य व्यक्ति ये वान किंग की क्रूरता और विकृति से पूरी तरह से स्तब्ध थे। कितनी जहरीली औरत है। मेहमानों की नज़रों में सूक्ष्म बदलाव से अवगत होते हुए ये वान किंग ने खारिज करने वाले स्वर में कहा, स्वर्गीय खजाने गुणी लोगों के होते हैं। मेरा भाई ये वक्सुआन एक मार्शल इंसेस्टर बनने के काबिल है। वह स्वर्ग का चुना हुआ व्यक्ति है। जूलियाई, इस औषधीय जड़ी बूटी को अपने पास रखने में क्या गलत है? जहां तक तुम्हारे उसे ले जाने की बात है वह सिर्फ एक कोरी कल्पना है। ये वान किंग का चेहरा भयंकर हो गया। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। जूलियाई को यहीं छोड़ दो, होंगजोऊ से दफा हो जाओ और मैं भूल सकती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हारा पूरा परिवार बिना किसी उचित दफन के मर जाए। जूलाई की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। ये तथ्य कि वह उनकी प्यारी बेटी को सिर्फ एक औषधीय सामग्री मानती थी सीधे तौर पर मौत को दावत दे रहा था। वह मौत को दावत दे रही थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। ये वान किंग का शरीर अनियंत्रित रूप से उनकी ओर तैरने लगा और उनका हाथ तुरंत उसकी गर्दन के चारों ओर कस गया। बस थोड़ा सा और जोर लगाने से जूलाई उसकी गर्दन तोड़ सकते थे। भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी और एक महिला ने चिल्लाकर कहा, रुको, मेरी बेटी को छोड़ दो। वे कोई और नहीं बल्कि ये परिवार के मुखिया ये तियानन ये टियनन और उनकी पत्नी जूरू थे। जूरू ने ठंडी नाक सिकोड़ते हुए कहा, जूलियाई से थोड़ा सा खून निकालने में क्या बड़ी बात है? ये दिन में सिर्फ 100 मिलीलीटर है और ऐसा तो है नहीं कि वह मर गई है। उसे अभी छोड़ो। अगर तुमने वान किंग को जरा भी चोट पहुंचाई तो तुम्हारी 10,000 जिंदगियां भी इसके प्रायश्चित के लिए काफ़ी नहीं होंगी। शुरुआत में जूरू और उसके पति ने इस हंगामे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये देखकर कि जूलाई इतने शक्तिशाली थे कि वैनरेट हान और प्रेसिडेंट तांग भी असहाय थे और यह कि वह अब उनकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे, वे अब चुप नहीं बैठ सकते थे। जूलाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर याई के पास उनकी रक्त रेखा और एक असाधारण शरीर न होता तो वह बहुत पहले ये परिवार के हाथों मर चुकी होती। अपनी बेटी को लगातार 5 लंबे वर्षों तक प्रतिदिन प्रताड़ित किए जाने के विचार ने उनके दिल में किसी चाकू के घूमने जैसा एहसास कराया। जूरू ने उपहास उड़ाया, उस भयंकर रूप का क्या मतलब है? क्या तुम मुझे भी मारने की योजना बना रहे हो? डरने के बजाय तुम वैनरेट हान और प्रेसिडेंट तांग को मारने की हिम्मत कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने मेरे सिर का एक भी बाल छूने की हिम्मत की तो मेरा बेटा तुम्हारी खाल उधेड़ देगा और तुम्हारी नसें खींच लेगा। जूलाई चुप रहे। ये देखकर जूरू ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उपहास उड़ाया, अब डर गए? आगे बढ़ो, मुझे मार डालो, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। क्या तुम में हिम्मत है? जूलाई का चेहरा शांत था क्योंकि उनकी दृष्टि उस पर पड़ी।
अगले ही पल जू रू, जो अभी इतनी विद्रोही थी, एक सिकुड़ी हुई लाश बन गई। उसके बगल में ये त्याननान का भी वही हश्र हुआ। उसका खून पूरी तरह से सूख गया था, जिससे केवल त्वचा का एक झुर्रीदार थैला बचा था जो स्पष्ट रूप से उसके पूर्व स्वरूप जैसा दिखता था। धमाका! सभी मेहमानों के दिल की धड़कनें रुक गईं, उनके चेहरे झटके से स्तब्ध रह गए। वेनरेट हान और प्रेसिडेंट तांग आखिरकार बाहरी लोग थे। उनकी मौत ने जू लाई और ये परिवार के बीच सुलह की सैद्धांतिक संभावना छोड़ दी होगी। लेकिन ये परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की मौत के साथ हर कोई जानता था कि अब से यह मौत की दुश्मनी थी। होंगझोउ के नंबर 1 वेल्दी परिवार, ये परिवार का अकेले मुकाबला करना कितना अविश्वसनीय शौर्य और अहंकार था। क्या जू लाई वाकई मार्शल दाओ के प्रतिभाशाली? ये वक्सुआन से नहीं डरते। ये वानकिंग की आंखें खून से लाल हो गईं। वह चीख पड़ी, माँ, तुमने मेरे माता पिता को मारने की हिम्मत कैसे की? वक्सुआन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जू लाई, जो उसे कुचलकर मारना चाहते थे, ने अपनी पकड़ ढीली की और उसे जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने उदासीन भाव से कहा, मैं उसका इंतजार करूंगा। ये वानकिंग की सुंदर लाल पोशाक चिथड़े चिथड़े हो गई थी। उसकी आंखें जू येई को घूरते हुए जहरीली नफरत से जल रही थीं। उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह जू येई के पैर काट देती और उसे अपनी जिंदगी के बाकी दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में सड़ने के लिए छोड़ देती, जहां वह एक इंच भी हिल न सके। उसके खौलते हुए आक्रोश के बीच होंगझोउ के ऊपर आसमान, जो पहले से ही काले बादलों से घिरा हुआ था, मूसलाधार बारिश में फट पड़ा। धमाका, गड़गड़ाहट, दूर आसमान में बिजली की एक चमक कौंधी और गरज ने स्वर्ग को हिला दिया। सभी मेहमान, जो अभी भी ये परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की मौत से सदमे में थे, अनायास ही खिड़की से बाहर देखने लगे। बारिश के पर्दे के माध्यम से उन्होंने चांदी के प्रकाश की एक लकीर को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा। प्रकाश की वह लकीर, क्या वह बिजली है? ऐसा लगता है कि यह हमारी तरफ उड़ रही है। अराजकता के बीच ये परिवार के एस्टेट से 50 मीटर ऊपर चांदी की रोशनी रुक गई। काले आसमान के खिलाफ उसकी चमक इतनी चमकदार थी कि यह समझना असंभव था कि वह क्या था। लेकिन जैसे जैसे रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ी, हर मेहमान की पुतलियां सिकुड़ गईं। चांदी की रोशनी लंबे बालों वाले एक युवक में बदल गई। उसकी आंखें तलवारों जितनी तेज थीं, उसका चेहरा दृढ़ था और उसका पूरा वजूद एक प्रभावशाली तलवार की आभा को विकीर्ण कर रहा था। वह ये परिवार की रीढ़ था। ये वक्सुआन, ये वुगजून। होम इन्फो एड लाइब्रेरी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय फ्री वेब नोवेल होम इनविंसिबल डेड, अध्याय 6, अगले 1 लाख वर्ष 1। धमाका, ये वक्सुआन आसमान से सीधे जमीन पर उतरा, जिससे धरती हिंसक रूप से कांप उठी। अपने लंबे बालों को खुला छोड़ते हुए ये वक्सुआन ने बैंक्वेट हॉल में मौजूद हर व्यक्ति पर अपनी नज़र दौड़ाई और अंततः उसकी आंखें जू लाई पर टिक गईं। सभी मेहमानों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वक्सुआन की नज़रों के सामने हर किसी को एक ऐसी ठंडक महसूस हुई जिसने उनकी हड्डियों को चीर दिया, जबकि एक खामोश डर उनके दिलों में समा गया। एक लगभग स्पष्ट करने योग्य दबाव फैल गया, जो उन्हें दयनीय स्थिति में उनकी कुर्सियों से नीचे गिरा रहा था। लेकिन किसी ने भी एक भी आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। होंगझोउ में ये वक्सुआन नाम का व्यक्ति एक ऐसा अजेय पहाड़ था जिसने बड़े बड़े धनी परिवारों को कुचल दिया था, जिससे उनकी सांसें थम गई थीं। उसे उनका दुर्स्वप्न कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सब उसकी आश्चर्यजनक प्रतिभा और मार्शल दाओ में असीम क्षमता के कारण था। हालांकि केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ये वक्सुआन की भयावहता को बहुत कम आंका था। वे उसकी एक नज़र भी नहीं सह पा रहे थे। उस तरीके की तो बात ही छोड़ दीजिए जिससे वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और हवा में उड़ गया। ये किसी देवता के योग्य एक उपलब्धि थी। क्या ये वही मार्शल दाओ का प्रतिभाशाली ये वक्सुआन है, इतना शक्तिशाली कि उसने मानव समझ की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया है? ये वानकिंग ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ कहा, वक्सुआन, पिता और माता मर चुके हैं। तुम्हें उनका बदला लेना चाहिए। हमारे ये परिवार का बदला लो। ये वक्सुआन का चेहरा बर्फीला था, उसकी तेज निगाहें तलवार जैसी थीं। उसके चारों ओर 3 मीटर के दायरे में बारिश तुरंत वाश बन गई। ये वक्सुआन ने ठंडे स्वर में घोषणा की, तुमने मेरे माता पिता को मार डाला और मेरे परिवार के बोझ में हंगामा किया। मरने से पहले अपने आखिरी शब्द कहने के लिए मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। उसके दबंग शब्दों ने जू लाई का भाग्य तय कर दिया, मानो वह केवल कत्ल के इंतजार में खड़ा कोई मेमना हो। जू लाई निराश नजर आए, तो तुम हो ये वक्सुआन? ये परिवार का तथाकथित प्रतिभाशाली उनकी नज़रों में कचरे से बढ़कर कुछ नहीं था। ये सोचकर कि उन्होंने उसके इंतजार में अपना समय बर्बाद कर दिया था, उन्हें अजीब लगा। ये वानकिंग खड़ी हो गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उसने हर एक शब्द स्पष्ट रूप से उच्चारित किया, ये सही है। वह जो तुम्हें मारेगा वह ये वक्सुआन है। मेरा भाई अगाध शक्ति के साथ 6ठे ग्रेड के मध्य चरण में है। आज तुम्हारी मौत तय है।
मैं न केवल तुम्हें काटकर सुअर और कुत्तों को खिलाने के लिए टुकड़ों में बंटवा दूंगी, बल्कि मैं उस सस्ती वेश्या रुवानतांग को भी रेड लाइट एरिया में बेच दूंगी ताकि वह अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा एक वेश्या और गुलाम के रूप में बिताए। ये वक्सुआन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधते हुए घमंड से भरे चेहरे के साथ घोषणा की, अभी हाल ही में मैं आसमान का निरीक्षण कर रहा था जब वे अचानक काले बादलों से घिर गए। मैंने स्वर्गीय दाव में अंतर्दृष्टि प्राप्त की और छठे ग्रेड के शिखर पर पहुंच गया। अब मैं हाफ स्टेप मार्शल इंक सिस्टर हूँ। इस कमरे में लगातार तेजाहें गूंज उठीं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये वक्सुआन हवा में उड़ सकता था जिस पर बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी थी। वह पहले ही मार्शल इंक सिस्टर की दहलीज पर पहुंच चुका था, वह बस एक कदम दूर था। जू यई ने धीरे से कहा, डैड, उसने मम्मी को भी मारा है। ये वक्सुआन ने हल्के से कहा, रुवानतांग, वह तुम्हें इस औषधीय सामग्री को अपने साथ ले जाना चाहती थी। तथ्य यह है कि मैंने उसे नहीं मारा, वह पहले से ही दया का काम था। एक थप्पड़ तो बस। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जू लाई ने 10 मीटर की दूरी से अपना हाथ उठाया और ये वक्सुआन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि ये वक्सुआन प्रतिक्रिया दे पाता, वह उड़ गया। उसके शरीर ने जमीन पर लगभग आधे मीटर गहरी और 50 मीटर लंबी एक खाई बना ली और वह तभी रुका जब वह एक दीवार से जा टकराया। ये वक्सुआन ने 1 दर्जन से अधिक दांतों के साथ खून का एक बड़ा घूंट थूक दिया। उसका बायां गाल सुअर के सिर की तरह सूज गया और वह गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये वक्सुआन ने दहाड़ लगाई, तलवार आओ। उसके चारों ओर 3 मीटर के दायरे में बारिश वाश बनना बंद हो गई और इसके बजाय अंतहीन हत्या की भावना के साथ एक लंबी तलवार में तेजी से संघनित हो गई। तलवार की आभा आसमान में छा गई। ऊपर काले बादल तुरंत छितरा गए और सूरज की एक किरण ये वक्सुआन पर चमकने के लिए नीचे उतरी। हालांकि उसके मुंह के कोने खून से सने थे, उसके काले बाल बेकाबू होकर उड़ रहे थे और वह तथा तलवार एक हो गए थे। उसकी शक्ति उमड़ रही थी। उसने दहाड़ लगाई, मार डालो। लंबी तलवार हवा को चीरते हुए आगे बढ़ी, जिससे पूरा शून्य कांप उठा और बैंक्वेट हॉल तुरंत ढह गया। अदृश्य तलवार की धार स्वॉर्ड चीक ने आंगन के पेड़ों को काट दिया, उन्हें बीच से तोड़कर धूल में मिला दिया। होंगजोऊ के संभ्रांत लोगों ने डर के मारे देखा। बारिश की बूंदों से बनी एक तलवार, ऐसा दिव्य कौशल वाकई आश्चर्यजनक है। जू लाई शक्तिशाली हैं, जिन्होंने वैनरेट हान और चेयरमैन तांग को मार डाला है, लेकिन क्या वह वास्तव में हाफ स्टेप मार्शल इंक सिस्टर के अंतिम प्रहार को रोक सकते हैं? कोई भी आशावादी नहीं था। जबकि हर कोई ये वक्सुआन की भारी शक्ति से कांप रहा था, जू लाई ने अपने हाथ से सिर्फ एक और थप्पड़ मारने का इशारा किया। धमाका। ठंडी तलवार की आभा और हत्या की भावना को विकीर्ण करने वाली लंबी तलवार हवा में इंच इंच करके टूट गई। क्या ये वक्सुआन की अविश्वासी आंखों के सामने टूटी हुई पानी की तलवार अनगिनत हथेलियों में बदल गई, जिसने उसके चेहरे पर पागलों की तरह थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। 1 थप्पड़, 10 थप्पड़, 100 थप्पड़, 1000 थप्पड़। शुरुआत में ये वक्सुआन अभी भी एक दयनीय चीख निकाल सकता था, लेकिन जल्द ही वह पूरी तरह से चुप हो गया। जब हथेलियां बिखर गईं, तो ये वक्सुआन खून के एक तालाब में बदल चुका था। यहाँ तक कि एक भी हड्डी नहीं बची थी। इस दृश्य ने सभी मेहमानों को स्तब्ध कर दिया। उनकी रीढ़ में एक अंतहीन ठंडक दौड़ गई। ये वक्सुआन मर चुका है, वह बस ऐसे ही मर गया। होंगजोऊ का अजेय ये वक्सुआन असाधारण मार्शल दाव प्रतिभा वाला एक आदमी अज्ञात जू लाई द्वारा बिना किसी लड़ाई के मौके के दूर से ही थप्पड़ मारकर मार डाला गया था। हड्डियों तक भीग चुकी ये वानकिंग बारिश में एक डूबी हुई मुर्गी जैसी लग रही थी। वह खाली नजरों से देखती रही, जो देख रही थी उस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। वक्सुआन, वक्सुआन, तुम मर नहीं सकते। तुम ये परिवार का गौरव हो, हुआ देश की मार्शल दाव की चमकती रोशनी हो। कैसे? तुम कैसे मर सकते हो? तुम भविष्य के मार्शल इंक सिस्टर हो, दुनिया में भविष्य के नंबर 1। ये वानकिंग खून के तालाब के पास शोक में विलाप करने लगी। जू यई की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका अभिव्यक्ति सुन्न थी। ये परिवार, जो उसके लिए एक दुर्स्वप्न था, उसके पिता के हाथों में कागज जितना नाजुक लग रहा था, जिसे आसानी से फाड़ दिया गया था। वह खुशी से कहे बिना नहीं रह सकी, डैड, आप बहुत शक्तिशाली हैं। मम्मी सबसे शक्तिशाली हैं, जिन्होंने मेरी सुंदर और प्यारी यई को जन्म दिया। बस एक पल पहले जू लाई गरिमापूर्ण और अलग थलग थे, लेकिन अब वह एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहे थे, बिना किसी मास्टर के मिजाज के। जैसे ही उनका तनाव कम हुआ, उन्हें नींद आने लगी और जू यई ने बड़बड़ाया, डैड, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ, डैड यहाँ हैं। जू यई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जू लाई की बाहों में लेते हुए गहरी नींद में सो गईं। पास ही ये वानकिंग खड़ी हो गई। उसका चेहरा नफरत के मुखौटे में बदल गया था और वह चीख पड़ी, तुमने ये परिवार को तबाह कर दिया। तुम दानव हो। मैं तुम्हें सबसे गहरे नरक में अनंत काल तक रहने का श्राप देती हूँ कि तुम्हारा कभी पुनर्जन्म न हो। एक बेहतरीन सुझाव, जू लाई ने चुटकी बजाई।
उन जगहों से जहां ये तियाननान, जूरू और ये वक्सुआन की मौत हुई थी, 3 सुन्न पारदर्शी आकृतियां हवा में तैरने लगीं। वे उनकी आत्माएं थीं। आह! ये परिवार के सदस्य डर के मारे चीख पड़े। ये वे सभी लोग थे जिन्होंने पिछले वर्षों में जू यई को प्रताड़ित किया था। वे अनियंत्रित रूप से हवा में उड़ गए। उनमें से 37 लोग थे। ये वानकिंग की खोपड़ी सुन्न हो गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसका शरीर भी हवा में उठ रहा था। जू लाई ने अपना हाथ हिलाया और हवा में मौजूद सभी आत्माएं और लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका इंतजार कर रहे थे बिना पुनर्जन्म के मौके के साथ शाश्वत नरक की सजा, साथ ही 1 लाख वर्षों की यातना। यह उनके लिए जू लाई की सजा थी। अगले 1 लाख वर्षों तक तुम सब नरक में मेरा नाम याद रखोगे। जू लाई फ्री वेब नोवेल होम इनविंसिबल डेड अध्याय 7 सुप्रीम एम्परर जू लाई के जू 1। मूसलाधार बारिश के बीच जू लाई सोती हुई जू यई को अपनी बाहों में उठाए हुए एक अकेली मूर्ति की तरह खड़े थे। फिर भी जटिल भावों वाले मेहमानों की नज़रों में वह माउंट ताई जितने विशाल और प्रभावशाली लग रहे थे। तांग ही, हान बुमिंग, ये वक्सुआन, इनमें से कौन सा नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध नहीं था। फिर भी इनमें से सभी जू लाई के हाथों बिना कोई हलचल पैदा किए मारे गए थे। यदि यह बात फैल जाती तो जो कोई भी इसे फैलाता उसे निश्चित रूप से एक पागल करार दिया जाता। यहाँ तक कि ये परिवार जो अपनी शक्ति के शिखर पर था, एक पल में नेस्तनाबूद हो गया था। जू लाई पर डाली जाने वाली नज़रें गहरी आशंका से भरी हुई थीं। कुछ डरपोक महिलाएं, जिनका ये परिवार के साथ संबंध उथला नहीं था, उन्होंने नज़रें फेर लीं और धीरे से सिसकियां लीं, इस डर से कि वे भी इस तबाही का शिकार न बन जाएं। जू लाई ने कोई सफाई नहीं दी। सच कहा जाए तो वह एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। जीवन और मृत्यु सब कुछ कारण और प्रभाव के चक्र का हिस्सा थे। यदि ये परिवार ने यई को नुकसान न पहुंचाया होता तो जू लाई को उनसे कोई मतलब नहीं होता और वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शांति से दिन बिताना अधिक पसंद करते। केवल ये वानकिंग, जो नरक में सड़ रही थी, अपने बाकी के दिन अंतहीन पछतावे के साथ बिताएगी। ये परिवार ने एक दुनिया बदल देने वाला अवसर गंवा दिया था। यदि उन्होंने उन 5 वर्षों में समर्पित भाव से जू यई की देखभाल की होती तो उनका परिवार न केवल होंगझोऊ बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता था। आखिरकार यई का उपनाम जू था, सुप्रीम एम्परर जू लाई का जू। वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के 4 अमर डोमेन 4 इमॉर्टल डोमेन्स की उत्तराधिकारी बनने और स्वर्गीय दरबार हेवनली कॉर्ट की मालकिन बनने के लिए अभिशप्त थी। दुर्भाग्य से जीवन में कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है और न ही ये परिवार के पास दोबारा चुनने का कोई दूसरा विकल्प था। लेकिन होंगझोऊ के संभ्रांत और गणमान्य व्यक्ति मूसलाधार बारिश में खड़े होकर अब एक बात निश्चित रूप से जान गए थे, उन्हें कभी भी भूलकर भी जू लाई को नहीं भड़काना चाहिए। और जू यई और उनकी माँ, उनके चेहरे श्रद्धा से भरे थे। उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और सक्रिय रूप से उनके जाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। जू लाई ने आसमान की ओर देखा और खुद से बड़बड़ाए, मेरी बेटी के साथ मेरे पुनर्मिलन के इस खुशी के दिन पर मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या पृथ्वी का स्वर्गीय दाव, हेवनली दाव, मुझे निशाना बना रहा है? श्वास। काले बादल एक पल में छितरा गए, जिससे एक साफ असीम आसमान दिखाई देने लगा। ये परिवार की संपत्ति के मुख्य द्वार के बाहर होंगझोऊ की अनगिनत सड़कों के हरे भरे बेल्ट में लगे गार्डेनिया के पेड़ चुपचाप खिल उठे। पूरा शहर सफ़ेद चादर से ढक गया था। पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे झूल रही थीं, मानो स्वागत कर रही हों। आसमान साफ हो गया, फूल खिल गए। जू लाई के चेहरे पर अंततः एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। ये हुई ना बात, बेटी, डैड तुम्हें घर ले जा रहे हैं। जू लाई रवाना हो गए, अपने पीछे हैरान और भौचक के धनी परिवारों के मुखिया, कॉर्पोरेट अधिकारी, प्रसिद्ध हस्तियां और सरकारी अधिकारी छोड़ गए। एक युवक ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे पहले की बात याद है, जब जू लाई को गुस्सा आया था तो आसमान तुरंत काला हो गया था। उसकी महिला साथी ने अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर समाचार रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, सिर्फ होंगझोऊ में नहीं, पूरी दुनिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ गई हो। और होंगझोऊ के सभी गार्डेनिया फूल खिल चुके हैं। क्या गार्डेनिया के खिलने का मौसम मार्च से जुलाई तक नहीं होता है? पहले से ही सितंबर चल रहा है। विशेषज्ञ इसे जलवायु परिवर्तन कह रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही डरावना विचार था, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारी अजीब घटनाएं जू लाई की वजह से हो रही हों? ठंडे पसीने से तरबतर उन्होंने आज जो कुछ भी देखा था उसे पूरी तरह से गुप्त रखने का संकल्प लिया। अन्यथा वे बिल्कुल ये परिवार की तरह ही समाप्त हो सकते थे और उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि वे कैसे मर गए। केवल सू दाई ने उस दिशा में देखा जहां जू लाई गायब हो गए थे। उनकी सुंदर आंखें विचारमग्न होकर चमक रही थीं और वह बुदबुदा रही थी, तुम वाकई कहानियों से भरे हो। होंगझोऊ के ऊपर जू यई बादलों के एक मुलायम बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थीं, जबकि जू लाई नश्वर दुनिया को नीचे देख रहे थे। उन्हें अपनी बेटी मिल चुकी थी। वह ये भी जानते थे कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। मैं इसे कैसे समझाऊं? 5 वर्षों तक कोई संपर्क न होने के कारण उन्हें पूरा
यकीन था कि उनकी पत्नी के मन में बहुत गुस्सा और नाराजगी होगी। तातिए, ये बहुत जरूरी है, जल्दी आओ। एक आवाज ने एक विशाल दूरी को पार किया और सीधे स्वर्गीय दरबार के महान हॉल के अंदर गूंज उठी। प्रथम दिव्य जनरल तातिए, जो अन्य दिव्य जनरलों के साथ विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे, ने पुकार सुनी और सीधे एक स्थानिक दरार स्पेशल रिफ्ट में कूद पड़े। 10 मिनट बाद तातिए ने उत्कृष्ट रूप से सुंदर जू हियाई को देखा, जिसके नैन नक्श सुप्रीम एम्परर से काफी मिलते जुलते थे। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी और उन्होंने पूछा, सुप्रीम एम्परर, क्या यह आपकी संतान है, स्वर्गीय दरबार की राजकुमारी? जू लाई ने संतुष्टि के साथ कहा, वह बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना? जब वह बड़ी होगी तो वह निश्चित रूप से एक महान सुंदर बनेगी। बेशक, आप और मिस्ट्रेस के बेहतरीन जीन्स के साथ राजकुमारी के 4 अमर डोमेन में नंबर 1 सुंदरी होना तय है। तातिए शून्य में एक घुटने के बल बैठ गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। हालांकि जू लाई का चेहरा उतर गया। आपकी मालकिन इस समय मुझसे नफरत करती होंगी। तातिए ने खड़े होकर घोषणा की, आपके अधीनस्थ को बात समझ आ गई है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मिस्ट्रेस अपने अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में फिर से जन्म लें। उनकी आवाज से हत्या की भावना छलक रही थी। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें किसी महिला का दिल जीतने की रणनीति बनाने के लिए यहाँ लाया था। जू लाई ने उन्हें लात मारकर दूर कर दिया। क्या लड़ना और मारना ही मैंने तुम्हें कभी सिखाया है? तातिए को खुद पर बहुत लाचारी महसूस हुई। वह स्वर्गीय दरबार के प्रथम दिव्य जनरल थे। उन्होंने स्वर्गीय दरबार के लिए खून और आंसू बहाए थे, उनके हाथ अनगिनत जिंदगियों के खून से रंगे थे और उनकी डरावनी प्रतिष्ठा 4 अमर डोमेन में गूंजती थी। और फिर भी, सिर्फ इसलिए कि वह एक महिला को जीतना नहीं जानते थे, उन्हें सुप्रीम एम्परर द्वारा नीची नज़रों से देखा जा रहा था। द्वितीय दिव्य जनरल बेजेक बेज, वह एक महिला के दिल को सबसे अच्छी तरह समझती हैं। मैं तुरंत उनसे संपर्क करता हूँ। जू लाई ने आह भरते हुए कहा, रहने दो, मैं खुद इसे संभाल लूंगा। दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर था कि वह खुद पर भरोसा करें। वैसे, सुप्रीम एम्परर, ब्लैक ड्रैगन कबीला जिसे आपने पश्चिमी अमर डोमेन की वर्जित भूमि में सील कर दिया था, हाल ही में बेचैन हो गया है। वे स्वर्गीय दरबार की शाखा पर हमला करने के लिए अपनी ताओ वंशावली के कठपुतली संप्रदायों का उपयोग कर रहे हैं। जू लाई बहुत खुश हुए, बिल्कुल सही। जाओ 1 या 2 युवा ड्रैगन पकड़ कर लाओ। मैं अपनी बेटी को पोषण देने में मदद के लिए एक सूप बनाना चाहता हूँ। दिव्य जनरल तातिए कुछ पल के लिए चुप रहे। 30,000 साल पहले ब्लैक ड्रैगन कबीला, जो कभी पश्चिमी अमर डोमेन की सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक था, ने 13 आकाशीय कुलों के साथ साजिश रचते हुए स्वर्गीय दरबार के शासन को उखाड़ फेंकाने का प्रयास किया था। स्वाभाविक रूप से वे असफल रहे। उनके अपराध के कारण उनकी पूरी जाति को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम एम्परर ने अपनी उदारता दिखाते हुए उन्हें केवल वर्जित भूमि के भीतर सील कर दिया था। हालांकि चालाक ब्लैक ड्रैगन झुकने से इनकार करते रहे और अमर डोमेन पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार सील तोड़ने की कोशिश करते रहे। संयोग से स्वर्गीय दरबार में पृथ्वी का एक दिव्य जनरल था जिसका उपनाम चांद था। वह न केवल स्थानिक और लौकिक कानूनों के उस्ताद थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हर पाक कला तकनीक के विशेषज्ञ थे, उबालना, भाप में पकाना, स्टू बनाना और भूनना। और इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्लैक ड्रैगन कबीला, जो कई युगों तक फलता फूलता रहा था, सभी जातियों में 10वें स्थान पर था और अपनी तेजी से प्रजनन दर के लिए ड्रैगन रेस के भीतर प्रसिद्ध था, उसे विलुप्त होने की कगार तक खाया जा चुका था। अब उनकी संख्या घटकर केवल कुछ 100 रह गई थी। तातिए ने मन ही मन आह भरते हुए पृथ्वी से तुरंत प्रस्थान किया। मानव जाति से पंगा नहीं लेना चाहिए। वे कुछ भी खा सकते हैं और यहाँ तक कि उसे एक स्वादिष्ट पकवान में भी बदल सकते हैं। इस बीच काफी हिचकिचाहट के बाद जू लाई ने आखिरकार खुद से बुदबुदाया, यही के जागते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। हमेशा इससे बचना कोई समाधान नहीं है। होंगझोउ से 1000 किलोमीटर दूर ईस्ट सी सिटी में रुवान फैशन डिजाइन कंपनी लिमिटेड, रूएंस फैशन डिजाइन को लिमिटेड, 7वीं मंजिल पर अध्यक्ष के कार्यालय में एक पेशेवर ब्लैक स्कर्ट सूट पहनी महिला फर्श से छत तक की विशाल खिड़की के सामने खड़ी होकर बाहर के व्यस्त ट्रैफिक को खाली नजरों से देख रही थी। उसके काले बालों का झरना ऊपर की ओर बंधा हुआ था और बालों की एक अकेली लट उसके कान के पास से गुजर रही थी। उसके कपड़ों से और अधिक निखर रही उसकी पफटर उत्कृष्ट आकृति ऐसी थी कि उसकी महिला सचिव भी कुछ नजरें डालने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। सचिव ने मन ही मन आह भरी। ये कितने दुख की बात थी कि ईस्ट सी की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाने जाने के बावजूद उनकी बॉस हर किसी के प्रति एक ठंडी, पहुंच से बाहर वाली शैली बनाए रखती थी। अन्यथा उनके चाह वालों की संख्या निश्चित रूप से दोगुनी हो जाती। रुवान तांग ने धीरे से फुसफुसाया, ये। वह सुबह से ही ये वान किंग को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके फोन का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, मानो वे समुद्र में गायब हो गए हों। रयुएन तांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका सुंदर चेहरा बर्फ जितना ठंडा था। ये वान किंग, यही, मम्मी तुम्हें बचाने का कोई रास्ता खोज लेंगी।
मैं ढूंढूंगी। तभी सचिव का फोन बज उठा। उसने जल्दी से फोन उठाया, उसकी आवाज़ तेज हो गई। आप इतनी सी साधारण सी बात में कैसे गड़बड़ कर सकते हैं? उन्हें अभी बाहर करो। क्या? हमारा पूरा सुरक्षा विभाग हार गया। रुवान तांग की निगाहें घूमी और सचिव को एक भारी दबाव महसूस हुआ। उसने सावधानी से उत्तर दिया, एक बच्चा लिए हुए एक आदमी कंपनी में घुस आया और कह रहा है कि जू यई अपनी मां को ढूंढ रही है। लेकिन चिंता मत कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैं तुरंत पुलिस को फोन करती हूँ। रुवान तांग ने ठंडे स्वर में कहा, इसे जल्दी से संभालो। फिर वह अचानक घूम गई, उसकी आंखें चमक उठीं। तुमने अभी किसका नाम लिया? फ्री वेब नोवेल होम इनविंसिबल डेड अध्याय 8, तुम्हें सांप कहाँ से मिला? 1। जू यई। सचिव के ऐसा कहने के ठीक बाद उसने एक दुर्लभ दृश्य देखा। रुवान तांग, वह महिला जो माउंट ताई के अपने सामने ढह जाने पर भी अपना आपा नहीं खोती, अत्यंत विचलित हो गई और कार्यालय से बाहर दौड़ पड़ी। रयुएन तांग ने बेताबी से लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट 13वीं मंजिल पर अटकी हुई थी और नीचे नहीं आ रही थी। घबराई हुई उसने अपनी हाई हील्स उतारी और सीढ़ियों से नीचे भागने लगी। कार्यालय की इमारत की पहली मंजिल की लॉबी। 4 सुरक्षा गार्ड जमीन पर लेटे हुए थे। जूलाई नीचे बैठे और उनसे ईमानदारी से बात करते हुए बोले, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? तुम्हें बस मुझ पर हमला करना ही था। अब तुम्हें चोट लग गई है ना? चारों सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से हताश नजर आ रहे थे। उनके सामने खड़ा आदमी बहुत अजीब था। उनकी मुट्ठियों ने स्पष्ट रूप से जूलाई को छुआ तक नहीं था, फिर भी उनके शरीर ऐसे उड़ गए थे जैसे वे किसी दीवार से टकरा गए हों। डैड, क्या मम्मी अब हमें नहीं चाहती हैं? नई सफ़ेद पोशाक पहने जूलाई के कंधों पर बैठी हुई अपने छोटे पैरों को आगे पीछे झुला रही थी और उसका छोटा सा चेहरा दुख से भरा हुआ था। तभी रुवान तांग ने सीढ़ी का दरवाजा धक्का देकर खोला। जिस पल उसने अपनी बेटी को देखा, जिसके लिए वह दिन रात तड़प रही थी, वह एक आदमी के कंधे पर बैठी थी, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यही रुवान तांग दौड़कर आए और जू यई को कसकर गले लगा लिया और रुंधे गले से बोली, यही मम्मी तुम्हें बहुत याद करती थी। यई भी मम्मी को बहुत बहुत याद करती थी। जू यई ने अपना सिर ऊपर उठाया, उसके छोटे हाथों ने रुवान तांग के चेहरे से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, रो मत मम्मी। रोते हुए तुम सुंदर नहीं लगती हो, है ना डैड? डैड। रुवान तांग सतर्क होकर 2 कदम पीछे हट गई और अंततः जूलाई के चेहरे को साफ तौर पर देख पाए। वह पूरे 30 सेकंड तक अवाक होकर देखती रही, इससे पहले कि उसने अपने दांत भींचे और एक एक शब्द जोर से निकालते हुए कहा, जू लाई, तुम्हें अभी भी मेरे सामने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है? दफा हो जाओ। जूलाई खान से, हनी, मुझे उस नाम से पुकारने की हिम्मत मत करना, मैं तुम्हारी हनी नहीं हूँ। जूलाई ने सुझाव दिया, अच्छा तो हमारी बेटी की माँ। हम एक सार्वजनिक जगह पर हैं, क्या हम बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढ सकते हैं? तभी रुवान तांग को याद आया कि वह एक हलचल भरे कार्यालय की इमारत की पहली मंजिल पर थी। न केवल उसकी सचिव बल्कि अन्य कंपनियों के कर्मचारी भी उन्हें खुली आंखों से घूर रहे थे। हे भगवान, रुवान तांग का सचमुच एक बच्चा था। तो ईस्ट सी सिटी की नंबर 1 ब्यूटी सीईओ के किसी रहस्यमय आदमी के साथ बेटी होने की अफवाहें सच थीं। उस पल रुवान तांग को गुप्त रूप से या खुले तौर पर चाहने वाले अनगिनत पुरुषों के दिल टूट गए, जिसमें जमीन पर लेटे 4 सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। आधे घंटे के बाद बायूं कम्युनिटी बिल्डिंग 7 अपार्टमेंट 301 लिविंग रूम के सोफे पर बैठे जूलाई और रुवान तांग एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था। केवल लापरवाह जूलाई बहुत प्यारी लग रही थी, जो खुशी से एक सेब कुतर रही थी। लंबी खामोशी के बाद रुवान तांग ने बात शुरू की, यही तुम्हारे साथ कैसे पहुंची? और ये परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? जूलाई ने समझाया, मैंने ये परिवार को तबाह कर दिया। हमारी बेटी ने कहा कि वह तुम्हें याद करती है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। बिना किसी हिचकिचाहट के रुवान तांग ने फ़ोन उठाया और अपनी सचिव को फ़ोन किया। मुझे ईस्ट सी सिटी के सबसे अच्छे मानसिक अस्पताल का नंबर दो। जूलाई ने घूरते हुए कहा, अरे, क्या इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद अपने बच्चे के पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? यही के पिता मर चुके हैं। रुवान तांग ने सीधे जूलाई की आंखों में देखते हुए बिना किसी भावना के कहा, जब मुझे ये परिवार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जब रुवान परिवार मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहा था, जब हर कोई मुझ पर ताने कस रहा था और तुम कहीं नहीं थे, तुम मेरे लिए पहले ही मर चुके थे। मरे हुए भी फिर से जिंदा हो सकते हैं। रुवान तांग ने ठंडे स्वर में कहा, असंभव। कृपया मेरे घर से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे और यई के सामने मत आना। जू यई ने दयनीय भाव से रुवान तांग की आस्तीन को पकड़ते हुए विनती की, मम्मी, मैं नहीं चाहती कि डैड जाएं। यई, अच्छी बच्ची बनो। रुवान तांग की आवाज़ से ठंडी धार गायब हो गई और वह कोमल तथा नर्म हो गई। मम्मी तुम्हारे लिए एक बेहतर डैड ढूंढ देगी, ठीक है? ड्रिप ड्रिप। जू यई ने एक शब्द भी नहीं कहा।
वह बस अपना होंठ फुलाए हुए एक पीड़ित भाव के साथ रुवान तांग को घूरती रही, क्योंकि बड़े बड़े आंसू एक एक करके उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। रयुएन तांग अचानक पूरी तरह से लाचार हो गई और उसे शांत करने का कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। यही, मम्मी तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, वह भला डैड को भगाने के लिए कैसे तैयार हो सकती है। जू यई ने ऊपर देखा, उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। मम्मी, क्या हम एक परिवार बन सकते हैं और हमेशा एक साथ रह सकते हैं? बाकी सभी बच्चों के साथ उनकी मम्मी और डैड होते हैं, यई भी एक पूरा परिवार चाहती है। वह इस दिलफेंक कमीने को बाहर फेंकने के लिए बेताब थी, लेकिन वह पहले से ही यई के प्रति बहुत दोषी महसूस कर रही थी। वह अपनी बेटी की इकलौती विनती को ठुकराने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? उसे परवाह नहीं थी कि पूरी दुनिया उस पर हंसे, लेकिन इस विचार मात्र से कि दूसरे बच्चे उसकी बेटी का पिता न होने पर मजाक उड़ाएंगे, वह सहन नहीं कर पा रही थी। अपनी बेटी के बालों को सहलाते हुए रुवान तांग ने कोमलता से कहा, ठीक है, मम्मी वादा करती है। मून, मम्मी सबसे अच्छी हैं। जू यई ने खुशी से रुवान तांग के गाल पर एक चुंबन जड़ दिया, जिससे उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। जू लाई ने अपना चेहरा और करीब लाते हुए पूछा, डैड का किस कहाँ है? जू यई ने जू लाई को भी एक चुंबन दिया। मून। उसके बाद जू यई अत्यधिक प्रसन्न होकर कमरे में दौड़ने लगी। रुवान तांग का कोमल भाव धीरे धीरे फीका पड़ गया और उसकी जगह आइस क्वीन सीईओ के दबंग आचरण ने ले ली। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, मैं ये यई के खातिर कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि हमें गंभीर बात करने की जरूरत है। जू लाई ने सिर हिलाया, कहिए। यई तुम्हें बहुत पसंद करती है और वह एक पूरा परिवार चाहती है। मैं भी उसे एक स्वस्थ बचपन देना चाहती हूँ। यदि तुम इसे स्वीकार कर सकते हैं तो हम एक अनुबंध में प्रवेश कर सकते हैं और अभी के लिए एक विवाहित जोड़े का नाटक कर सकते हैं। जू लाई ने एक भौं उठाए, एक अनुबंध? नाटक करना? हाँ, हम सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे कि हमने सुलह कर ली है और सगाई कर ली है, और हम जल्द ही अपनी शादी का आधिकारिक पंजीकरण कराएंगे। अनुबंध 5 साल तक चलेगा और जब यह 10 साल की हो जाएगी तो समाप्त हो जाएगा। उस समय के दौरान यदि हम में से किसी को भी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिससे हम वास्तव में प्यार करते हैं, तो अनुबंध तुरंत अमान्य कर दिया जाएगा। रुवान तांग ने जू लाई की ओर देखा, उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह जानता था कि उसे अभी रुवान तांग द्वारा माफ या स्वीकार नहीं किया जा सकता था। 5 साल की नफरत एक लंबा समय था, लेकिन वह उसे और यई को इसकी भरपाई करने के लिए अपनी बाकी जिंदगी सैकड़ों, हजारों, लाखों साल का उपयोग करेगा। वह उन्हें पूरे ब्रह्मांड की सबसे खुशहाल महिलाएं बना देगा। जू लाई ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं सहमत हूँ। चूंकि तुम सहमत हो, इसलिए मैं एक अनुबंध का मसौदा तैयार करूंगी और जब ये पूरा हो जाएगा तो तुम्हें दिखाऊंगी। रुवान तांग रुकी, उनकी आंखों में एक जटिल भावना टिमटिमा रही थी। इसके अलावा तुमने वास्तव में ये परिवार की संपत्ति से यई को कैसे बाहर निकाला? ये भारी सुरक्षा से घिरा हुआ है, जहां फॉर्मिडेबल मार्शल आर्टिस्ट पहरा दे रहे हैं। चोरी? जू लाई के मुंह का कोना मचल गया। उन्होंने एक गंभीर भाव अपनाया। खैर, परिणाम वास्तव में काफी भयानक प्रतीत होते हैं। हनी, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम यई के लिए एक निजी किंडरगार्टन ढूंढेंगे। अगर ये परिवार बदला लेने आता है, रुवान तांग ने अपने निचले होंठ को काटा, तो हम पुलिस को फोन करेंगे। किसी भी स्थिति में यही अब उनके हाथों में नहीं है, इसलिए मुझे उनकी धमकियों की चिंता नहीं है। 1 मिनट रुको। रुवान तांग ने जू लाई को एक तीखी नज़र से देखा। मुझे दोबारा अपनी हनी मत बुलाओ, हम सिर्फ एक जोड़े होने का नाटक कर रहे हैं। जू लाई ने ईमानदारी से कहा, तो फिर कल सिविल मामलों के ब्यूरो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चलते हैं और इसे आधिकारिक बनाते हैं। रुवान तांग अवाक रह गई। उसका मतलब वह बिल्कुल नहीं था। उस आदमी की बेशर्मता सचमुच उसकी उम्मीदों से परे थी। जू लाई ने समझाया, मुझे बस चिंता है कि यही इस नाटक को समझ न जाए। अगर हम नाटक करने जा रहे हैं तो हमें पूरी तरह से निभाना होगा, है ना? उनका तर्क सही था। रुवान तांग को मना करने का कोई कारण नहीं मिला। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी होगी। मैं किसी मुफ्तखोर का भरण पोषण नहीं करूंगी। ठीक है। जू लाई तुरंत सहमत हो गए और इस बारे में सोचने लगे कि उन्हें किस तरह की नौकरी मिल सकती है। काफी देर तक सोचने के बाद भी उन्हें कोई आइडिया नहीं आया। अचानक उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। हनी, क्या मैं आपकी कंपनी में काम करने आ सकता हूँ? फैशन डिज़ाइन दिलचस्प लगता है। रुवान तांग ने ऊपर देखा, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। उनकी दृष्टि घृणा से भरी हुई थी। जू लाई ने एक भौं उठाकर कहा, वह कैसी नज़र है? जैसे मैं कोई परवर्ती विक्रेता हूँ। मेरी कंपनी विशेष रूप से महिलाओं के स्लीपवेयर और लिंजरी का उत्पादन करती है। असुविधा के लिए खेद है। जू लाई चुपचाप खड़े हो गए और अपार्टमेंट के चारों ओर देखने लगे। रुवान तांग की जगह बड़ी नहीं थी, जिसमें 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम था, कुल मिलाकर लगभग 90 वर्ग
मीटर अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहने के विचार ने जूलाई को असीम प्रत्याशा से भर दिया। ये वह साधारण जीवन था जो वह हमेशा से चाहते थे। जहाँ तक इस नाटक करने वाले जोड़े के व्यवसाय का सवाल है, उन्होंने चुपचाप अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय किया, इसे जल्द से जल्द आधिकारिक बना दिया जाए। अचानक प्रथम दिव्य जनरल की गंभीर आवाज़ उनके दिमाग में गूंजी, सुप्रीम एम्परर ब्लैक ड्रैगन को पकड़ लिया गया है। जूलाई बहुत खुश हुए। तातिए वाकई भरोसेमंद है। अपने हाथ के एक इशारे से दो काले सांपनुमा जीव प्रकट हुए। वह तुरंत उन्हें रसोई में ले गए। एक का सूप बनाऊंगा और दूसरे को भूनूंगा। वह सीधे काम पर लग गए और रसोई में व्यस्त हो गए। अब से जूलाई के साथ एक ही छत के नीचे रहने के विचार से रुवानतांग का दिमाग पहले से ही उथल पुथल में था। रसोई से शोर सुनकर वह उठी और चलकर वहां पहुंची। जब उसने जूलाई को दो सांपों को संभालते देखा तो उसका चेहरा झटके से पीला पड़ गया। तुम्हें वे सांप कहाँ से मिले? जूलाई ने सुधार करते हुए कहा, ये ड्रैगन हैं, ब्लैक ड्रैगन। वे बहुत कीमती हैं। पूरे अमर डोमेन में उनमें से केवल 300 ही बचे हैं। मैंने अपनी बेटी को पोषण देने में मदद करने के लिए विशेष रूप से अपने अधीनस्थ से उन्हें मंगवाया है। ड्रैगन, मेरे पैर, अगर तुम उन्हें खाना चाहते हो तो खा सकते हो, लेकिन येई को ऐसी कोई गंदी चीज़ खिलाने की हिम्मत मत करना। आप कुछ नहीं लेंगी? नहीं। इसके साथ ही रुवानतांग ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया। फ्री वेब नोवेल होम इनविंसिबल डेड अध्याय 9। मैं रुवानतांग भूखे मर जाना पसंद करूंगी। एक आधे घंटे के बाद रसोई से एक महक उठी और जूलियाई की नाजुक नाक फड़क उठी। ये बहुत अच्छी महक रही है मम्मी। डैड क्या बना रहे हैं? रुवानतांग हिचकिचाए। क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर इससे वह डर जाए? तभी रसोई का दरवाजा खुला। जूलाई एक थाली हाथ में लेकर बाहर निकले। स्वीट हार्ट, जल्दी करो और अपने हाथ धो लो। एक दिव्य व्यंजन परोसा गया है। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाथ धोने के बाद जूलियाई अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी चॉपस्टिक से ब्रेस्ड पोर्क जैसी दिखने वाली एक चीज का टुकड़ा उठाया। फिर वह छोटी बच्ची जम गई। इस दृश्य ने रुवानतांग को चौंका दिया, जिन्होंने चिंतित होकर पूछा, ये क्या बात है? मम्मी, यह मांस बहुत स्वादिष्ट है। आपको एक बाइट जरूर चखनी चाहिए। मम्मी भूखी नहीं है। रुवानतांग ने बार बार सिर हिलाया। अपनी बेटी को खाना गटकते हुए देखकर उसके पास ये बात निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था कि यह सांप का मांस था। उसने जूलाई को घूर कर देखा। वह अपनी बेटी को ऐसी चीज कैसे खिला सकते हैं? वह किस तरह के गैर जिम्मेदार पिता हैं? अपनी पत्नी की शत्रुतापूर्ण घूर को भांपते हुए जूलाई ने एक भौं उठाई। क्या तुम्हें वाकई नहीं चाहिए? मैं इसे नहीं खा रही हूँ। रुवानतांग ने तंज कसा। मैं रुवानतांग उस चीज का एक निवाला खाने के बजाय भूखे मर जाना पसंद करूंगी। जिस पल उसके मुंह से ये शब्द निकले उसके पेट ने एक तेज विरोध दर्ज कराया। ग्रम्बल, पेट में गड़गड़ाहट। रुवानतांग अजीब महसूस करने लगी। वह काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे सुबह या दोपहर के खाने का समय ही नहीं मिला था और अब वह भूखी थी। जूलाई ने एक ठसक के साथ कहा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो थोड़ा खा लो। इससे तुम्हारी उम्र भी लंबी हो जाएगी। मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये सुंदरता को बढ़ाता है और शाश्वत यौवन को सुरक्षित रखता है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। चलो ठीक है। जूलाई ने कंधे उचकाए। हालांकि इन दोनों ब्लैक ड्रैगन का स्तर बहुत अधिक नहीं था, केवल इमॉर्टल वेनेरेबल क्षेत्र इमॉर्टल वेनरेबल रेल्म पर, लेकिन अपने स्टोरेज रिंग से विभिन्न स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने को साइड सामग्री के रूप में मिलाने के बाद यह अब सिर्फ एक भोजन नहीं रह गया था। यह एक बेशकीमती दवा बन गई थी। एक ही बाइट किसी भी साधक को मौके पर ही गोल्डन कोट बनाने की अनुमति दे सकती थी। चूंकि उनकी पत्नी और बेटी साधक नहीं थी, इसलिए जूलाई ने विशेष रूप से ड्रैगन के मांस से भारी ऊर्जा को हटा दिया था। हालांकि इसमें अभी भी उनके शरीर को पूरी तरह से बदलने और उनकी उम्र को 100 साल तक बढ़ाने की शक्ति थी। जूलाई और जूलियाई ने चाव से खाया। लुभाने वाली खुशबू को सूंघकर रुवानतांग ने चुपचाप घूंट भरा। ये बहुत अच्छी महक रही है। शायद मुझे इसे चखने के लिए बस एक बाइट ले लेनी चाहिए। आखिर मैं अपनी बेटी को वह सब खाने नहीं दे सकती जो जूलाई ने बिना ये जाने बनाया हो कि यह क्या है ना? क्या होगा अगर यह जहरीला हुआ? इसे जहर के लिए परीक्षण करने के विचार को पकड़ते हुए रुवानतांग ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाईं और अपने नाखून के आकार के बराबर मांस का एक टुकड़ा खा लिया। मांस तुरंत उसके मुंह में पिघल गया और एक गर्म धारा में बदल गया जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक गर्म क्लाउड समिट पर बैठी हो। यह अनुभूति सबसे शानदार फुल बॉडी स्पा से भी ज्यादा आरामदायक थी। रुवानतांग की सुंदर आंखें चमक उठीं। स्वादिष्ट, एक हल्की सी मुस्कान के साथ जूलाई ने पूछा, कैसा है? रुवानतांग ने कहा, ये ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। कंपनी के कैफेटेरिया से थोड़ा बेहतर। हालांकि उसकी चॉपस्टिक्स जरा भी धीमी नहीं हुई।
पहले तो वह अभी भी अपने तौर तरीकों और शालीनता का ध्यान रख रही थी, छोटे छोटे नाजुक बाइट्स ले रही थी, लेकिन आखिरकार उसने अपनी छवि की पूरी तरह से परवाह करना छोड़ दिया। एक हाथ से सूप पीने के लिए अपना कटोरा पकड़े हुए और दूसरे से अधिक मांस लेने के लिए अपनी चॉपस्टिक्स चलाते हुए वह हर इंच एक टॉम्बॉय लग रही थी। जू लाई ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। रुवान तांग हमेशा की तरह सनकीक सुंदरे और जिद्दी है। वह ये क्यों नहीं मान सकती कि यह स्वादिष्ट है। सूप का एक बर्तन, मांस की एक प्लेट। रयुएन तांग और जू याई ने हर एक आखिरी टुकड़ा गटक लिया और कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं बहुत भर चुकी हूँ। माँ और बेटी संतुष्टि की भावना के साथ अपने पेट को सहलाते हुए सोफे पर लेट गईं। इस बीच जू लाई ने चुपचाप मेज साफ की। जू याई ने व्यस्त जू लाई को देखा, फिर अपने बगल में बैठी अपनी माँ की ओर मुड़ी और एकटक देखती रही। मम्मी, आप बहुत सुंदर हो। रुवान तांग ने अनजाने में लिविंग रूम में फर्श से छत तक लगे शीशे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। हालांकि उसके चेहरे के फीचर्स वही थे, रुवान तांग को महसूस हुआ कि उसकी परछाई, उसकी त्वचा और आकृति से लेकर उसके समग्र औरया तक एक जबरदस्त बदलाव से गुजर चुकी थी। फिर उसने अपनी बेटी को देखा, जू याई, जो पहले से ही एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह प्यारी थी, और भी अधिक प्यारी और सुंदर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान के सारे तारे उसकी आंखों में छिपे हुए थे, जिससे वे चमकीले और आत्मा से भरपूर हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है? ये वाकई ड्रैगन का मांस है। रुवान तांग, जू लाई की बकवास पर विश्वास करने के लिए तुम सचमुच पागल हो रही हो। रुवान तांग ने अपना सिर हिलाया, उस बेतुके विचार को दूर कर दिया और इसे पेट भरने और संतुष्ट होने का भ्रम मानकर टाल दिया। रुवान तांग, क्या तुमने कभी ब्रह्मांड का शासक बनने के बारे में सोचा है? अनगिनत जातियों और तारा प्रणालियों का जन्म और मृत्यु तुम्हारी हर इच्छा पर टिकी होगी। यहाँ तक कि पुनर्जन्म के 6 मार्ग भी तुम्हारे नियंत्रण में होंगे। जू लाई की आवाज़ रसोई से आई जहाँ वह बर्तन धो रहे थे। क्या तुम्हें उस तरह का जीवन पसंद आएगा? रयुएन तांग ने 1 मिनट के लिए इसके बारे में गंभीरता से सोचा और उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। जू लाई हैरान रह गए। तुम्हें नहीं पता? आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत दूर की कुड़ी है। मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। जू याई को पकड़े हुए रुवान तांग ने कोमलता से कहा, अभी मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि ये स्वस्थ और खुश रहे और वह जो भी पसंद करे वह करे। उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखते हुए जू लाई ने पूछा, मेरा क्या? मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहो। जू लाई का मुंह मचल गया। यह महिला कितनी क्रूर है। बज बज बज। मेज पर उसका फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। रुवान तांग उसका उत्तर देने के लिए उठी। सिस, मुझे अभी खबर मिली है, होंगजोऊ में ये परिवार का किसी रहस्यमय विशेषज्ञ द्वारा सफाया कर दिया गया है। अपनी बहन रुवान लैंड की हैरान आवाज़ सुनकर रुवान तांग सुन्न पड़ गई और अनजाने में जू लाई की तरफ देखने लगी। उसे याद आया कि उसने कहा था कि उसने ये परिवार को नष्ट करने के बाद ही याई को उसके पास पहुंचाया था। रुवान लैंड की आवाज़ चिंता से भरी हुई थी, सिस कुछ तो कहो। याई का क्या हुआ? क्या वह अभी भी ये परिवार के साथ है? खुद को संभालते हुए रुवान तांग ने कहा, ओह ओह, चिंता मत करो, याई मेरे साथ है। रुवान लैंड असमंजस में पड़ गई। ये सब क्या चल रहा है? रुवान तांग ने कहा, ये एक लंबी कहानी है। मौका मिलने पर मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से सब समझाऊंगी। ठीक है। फ़ोन रखने के बाद रुवान तांग ये परिवार के बारे में जू लाई से पूछना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। लंबी खामोशी के बाद उसने दूसरा नंबर डायल किया। जू लाई ने एक तरफ से थोड़ी देर के लिए सुना और महसूस किया कि वह अपनी बेटी जू याई को किंडरगार्टन में दाखिला दिलाने की व्यवस्था कर रही थी। थोड़ी देर बाद रुवान तांग ने राहत की लंबी सांस छोड़ी। ये तय हो गया है। गैलेक्सी किंडरगार्टन। कल हम दोनों मिलकर याई को वहां ले चलेंगे। ठीक है। जू याई ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया, मम्मी, मुझे नींद आ रही है। मैं सोना चाहती हूँ। रुवान तांग बिस्तर लगाने के लिए मास्टर बेडरूम की तरफ भागी। याई, क्या तुम आज रात मम्मी के साथ सोओगी? हम जू लाई को गेस्ट रूम में सोने देंगे। मैं डैड और मम्मी के बीच में सोना चाहती हूँ। यह रयुएन तांग अवाक रह गई। एक साथ सोना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वह गलती एक बार पहले ही कर चुकी हूँ, मैं दोबारा बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने जू लाई की तरफ एक नज़र डाली और अपनी आंखों से उसे मना करने का इशारा किया। जू लाई ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये बहुत खतरनाक विचार है। रुवान तांग ने भी हामी भरी, हाँ, ये है। जू लाई ने आगे कहा, लेकिन बस इस बार। रुवान तांग अविश्वास से उसे घूरती रह गई। जू याई ने रुवान तांग का हाथ खींचते हुए दयनीय भाव से पूछा, मम्मी, क्या तुम सचमुच याई को मना करने जा रही हो? मैं? इससे पहले कि रुवान तांग कुछ कह पाती, जू याई की आंखें पहले से ही आंसुओं से भर चुकी थीं। रुवान तांग ने तुरंत घुटने टेक दिए, बिल्कुल नहीं। ये। जू याई की बड़ी आंखें दो मुस्कुराते हुए अर्धचंद्राकार चांद के आकार में मुड़ गईं, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रही थी।
वह बिस्तर पर गिर पड़ी और जूलाई को एक खुशमिजाज आंख मारी। रुवान तांग ने जूलाई के पैर पर पैर रख दिया और उसके चेहरे पर एक बेसुरी मुस्कान आ गई। तुम काफ़ी कुछ हो, अपनी खुद की दुष्ट मंशा को पूरा करने के लिए हमारी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। जूलाई के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भला मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता था? ये सब हमारी बेटी थी। वह अपनी भलाई के लिए बहुत चालाक है। वह जानती थी कि रुवान तांग और मेरे बीच दरार है और वह मदद करना चाहती थी। फिर भी यह असिस्ट काफ़ी शानदार था। अपनी बेटी को नहलाने के बाद रुवान तांग काले रंग की नाइट गाउन पहने बाथरूम से बाहर निकलीं। उनके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और हर नज़र के साथ उनसे एक परिपक्व बौद्धिक आभा छलक रही थी। दुर्भाग्य से उनकी बेटी नहाने के ठीक बाद सो गई थी, इसलिए जूलाई ने खुद को कमरे से बाहर पाया। दरवाजे के पास खड़ी रुवान तांग की शांत आंखों को निहारते हुए जूलाई ने हार मानते हुए आह भरी। मैं समझ गया, मैं गेस्ट रूम में सोऊंगा। फ्री वेब नोवेल होम इनविंसिबल डेड अध्याय 10 किंडरगार्टन से शुरुआत करते हुए अजय 1। अगली सुबह तैयार होकर साफ सुथरी सफ़ेद ड्रेस पहने और अपना छोटा सा बैग टांगे हुए जूलियाई रुवान तांग की सफ़ेद BMW 3 सीरीज सेडान में बैठ गईं। छोटी बच्ची स्पष्ट रूप से बेहद खुश थी और पूरे रास्ते खुशी से बड़बड़ाती रही। किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर रुवान तांग के पास उनकी सचिव का फ़ोन आया। उन्होंने अपनी प्यारी बेटी के स्कूल के पहले दिन गवाह बनने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह हिचकिचा रही थी। जूलाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कंपनी व्यस्त है तो आपको जाना चाहिए। यही को छोड़ने के बाद मैं वैसे भी नौकरी की तलाश में जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। रुवान तांग ने अनिच्छा से ड्राइव करते हुए अपनी बेटी के माथे पर चुमा। जूलाई ने जूलियाई का छोटा हाथ पकड़कर किंडरगार्टन में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन गेट पर 4 गार्डों ने उन्हें रोक लिया। आखिरकार वह एक अपरिचित चेहरा थे। जब गार्डों के मजबूत कप्तान को पता चला कि जूलियाई दाखिला लेने वाली एक नई छात्रा है, तो वह मुस्कुराए और बोले, दरवाजे 7:30 बजे तक नहीं खुलते हैं, लेकिन शिक्षक 7 बजे आ जाते हैं। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। ठीक है, जूलाई ने सिर हिलाया। कार्यालय के रास्ते में उन्होंने और कप्तान ने कुछ इधर उधर की बातें की। तभी जूलाई को पता चला कि उनकी बेटी के किंडरगार्टन की ईस्ट सी सिटी में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये 300,000 से अधिक की वार्षिक ट्यूशन फीस और सीमित दाखिला स्लॉट के साथ एक कुलीन, संभ्रांत शैली की शिक्षा प्रदान करता था। अंदर जाने के लिए केवल पैसा ही काफ़ी नहीं था, इसके लिए बेहद शक्तिशाली संबंधों की भी आवश्यकता थी। यही कारण था कि गार्ड कप्तान इतना मिलनसार था और व्यक्तिगत रूप से रास्ता दिखा रहा था। दाखिले की प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से पूरी हुई। किंडरगार्टन की शिक्षिका, जो हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी, ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, यही के डैड, आपको 7:30 से पहले किंडरगार्टन छोड़ना होगा। अकथित संदेश ये था कि उनकी बेटी के साथ अभी भी उनके पास 15 मिनट या उसके आसपास का समय था। शुक्रिया, जूलाई ने सिर हिलाया और अपनी बेटी को चारों ओर घुमाने की योजना बनाई। गैलेक्सी किंडरगार्टन बहुत विशाल था। इसमें एक निजी खेल का मैदान, एक विशाल पुस्तकालय और यहाँ तक कि एक छोटा सा मनोरंजन पार्क भी था। जैसे ही वे कार्यालय भवन से बाहर निकले, क्रूकट वाला 5 या 6 साल का एक लड़का, जो डिजाइनर ब्रांडों में सजा हुआ था, उनके रास्ते में आ गया। इंद्रधनुष के रंग की कॉटन कैंडी सूती कैंडी पकड़े हुए वह अहंकार के साथ खड़ा था। तुम नई छात्र हो, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बात करते हुए जूलियाई का आकलन किया और बुदबुदाया, देखने में बिल्कुल बुरी नहीं है। जूलियाई जूलाई के पीछे छुप गई और दयनीय स्वर में बोली, जूलियाई। अपनी छाती फुलाते हुए कियान शियाओ ने घोषणा की, मैं कियान शियाओ हूँ, गैलेक्सी किंडरगार्टन का बॉस और ईस्ट सी का अधिनायक। अब से तुम्हें मुझे भाई कियान, ब्रदर कियान कहना होगा। यही नियम है, समझे? जूलियाई ने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं। कियान शियाओ ने बहुत बड़े व्यक्ति की गंभीरता के साथ कहा, नारी, तुम्हारी अज्ञानता ने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींच लिया है। वह किंडरगार्टन के प्रिंसिपल का बेटा था, कियान ग्रुप का इकलौता वारिस, एक ऐसा प्राणी जो किसी दिन सभी धनी परिवारों के शिखर पर खड़े होने के लिए अभिशप्त था। किसी छोटी बच्ची द्वारा वास्तव में उसके आकर्षण का विरोध करना अविश्वसनीय। जूलाई, क्या तुम वाकई मेरी बेटी को लाइन मार रहे हो? मुझे अचानक किसी को पीटने की इच्छा हो रही है, लेकिन सुप्रीम एम्परर के रूप में। क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं होगा यदि यह बात फैल जाए कि मैंने एक 6 साल के बच्चे को सबक सिखाया? जैसे ही जूलाई ने विचार किया, कियान शियाओ ने अपने हाथ में इंद्रधनुष कॉटन कैंडी उठाई और उसे रिश्वत देने और डराने दोनों का प्रयास किया। मुझे भाई कियान कहो और मैं इस कॉटन कैंडी का कुछ हिस्सा तुम्हारे साथ बांट लूंगा, अन्यथा हम्फ। जूलाई के पीछे छिपी रही, चुप रही। कियान शियाओ ने दीन हाँकते हुए गर्व से कहा, कैंडी स्टूडियो के बारे में सुना है? यह उनकी इंद्रधनुष कॉटन कैंडी है। ये दिन में केवल 10 तक सीमित है। पैसे होने पर भी आप बिना कनेक्शन के इसे नहीं पा सकते हैं। इंद्रधनुष कॉटन कैंडी के स्वाद का कोई विरोध नहीं कर सकता था।
कियान शियाओ ने अपनी कक्षा में अनगिनत छोटी बच्चियों का दिल जीतने के लिए ठीक इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। जू येई की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसने चुपचाप भूंड भरा और कहा, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है और मुझे कोई नहीं चाहिए। ओह, कियान शियाओ ने खुद एक बाइट लिया। स्वादिष्ट, इसका स्वाद बिल्कुल बादल जैसा है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने पछुए की हल्की सी झलक के साथ जोड़ा, क्या तुम जानना चाहती हो कि बादल का स्वाद कैसा होता है? इस जीवन में शायद तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम इसे खरीद नहीं सकती हो। मुस्कुराते हुए जू लाई ने पूछा, येई, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हालांकि जू येई की चमकीली आंखें बार बार कियान शियाओ के हाथ में मौजूद कॉटन कैंडी की तरफ जा रही थीं, उसने बार बार सिर हिलाया। मुझे कैविटी होने से डर लगता है। कियान शियाओ ने उसके झूठ का बेरहमी से पर्दाफाश किया। बस मान लो कि तुम इसे खरीद नहीं सकती हो। बहाने बनाना बंद करो। लेकिन अगर तुम मुझे भाई कियान कहोगी तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा और तब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जू येई ने पलटवार करते हुए कहा, तो तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे डैड पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं। वह निश्चित रूप से इसे खरीद सकते हैं। मैं बस नहीं चाहती। उसकी बातों ने जू लाई के दिल को गरमा दिया। वह वास्तव में इस समय बिना एक भी पैसा के था। लेकिन बादल का स्वाद, वह तो बहुत आसान था। जू लाई ने चुटकी बजाई और 6 साल के कियान शियाओ ने देखा कि आसमान से धुएं के एक टुकड़े की तरह एक सफ़ेद बादल नीचे की तरफ तैरता हुआ आया और जू येई के हाथ में समाकर एक शुद्ध सफ़ेद कॉटन कैंडी बन गया। कियान शियाओ ने जोर से पलकें झपकाईं। ये पुष्टि करने के बाद कि यह कोई भ्रम नहीं था, उसने जल्दी से आसमान की तरफ वापस देखा। ये देखने के बाद कि बादल वास्तव में गायब हो गया था, वह पूरी तरह से अवाक रह गया। सफ़ेद बादल से कैंडी बनाना, महान संत सन वुकोंग भी ऐसा नहीं कर सकते थे, है ना? मुस्कुराते हुए जू लाई ने कहा, बेटी, यह बादल बड़ा और सफ़ेद है। इसे आजमाओ। वाह, डैड सबसे अच्छे हैं। जू येई की बड़ी आंखें 2 खूबसूरत अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं के आकार में मुड़ गईं। उसने एक बड़ा, खुशहाल बाइट लिया और फिर अपने पंजों के बल खड़ी होकर कॉटन कैंडी ऊपर उठाए। उसने गर्मजोशी से कहा, डैड, आप भी थोड़ा लीजिए। जू लाई ने एक बाइट लिया और आश्चर्य का नाटक किया। स्वाद अप्रत्याशित रूप से अच्छा है। कियान शियाओ ने अपने हाथ में कैंडी स्टूडियो की लिमिटेड एडिशन कॉटन कैंडी की तरफ देखा। अचानक इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं लग रहा था और न ही इसमें वह विशेष स्वाद था जो उसके दर्जे का प्रतीक था। उसने उत्सुकता से पूछा, ओम, बादल का स्वाद कैसा होता है? जू येई चहकी, तुम अपने डैड से तुम्हारे लिए एक बनाने के लिए क्यों नहीं कहते? कियान शियाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। जू येई ने पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे हाथ में मौजूद कॉटन कैंडी का स्वाद बादल जैसा होना चाहिए था? कियान शियाओ अवाक रह गया। वह तो बस डींगे हाँक रहा था। हताश होकर उसने अपना सारा अहंकार खो दिया। अंत में, हालांकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसे किंडरगार्टन पर राज करने की अनुमति देती थी, वह अभी भी सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। वह लगातार भून भर रहा था और उसके मुंह से लार लगभग टपकने ही वाली थी। हालांकि जू येई ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपनी कॉटन कैंडी खत्म कर ली। उसने उम्मीद भरी नज़रों से अपना छोटा चेहरा ऊपर उठाया। डैड, मुझे और चाहिए। जू लाई मुस्कुराए, ठीक है, इस बार हम सिरस क्लाउड को आजमाते हैं। एक ही पल में आसमान से सिरस क्लाउड का एक बड़ा टुकड़ा हल्के धुएं के गुबार में बदल गया, जो नीचे की तरफ तैरते हुए आया और एक और कॉटन कैंडी में ठोस हो गया। कियान शियाओ को जानबूझकर चिढ़ाने के लिए जू येई ने इसे छोटे छोटे जानबूझकर लिए गए बाइट्स में खाया और कहा, डैड, अगली बार मैं एक काला बादल खाना चाहती हूँ। क्या मैं खा सकती हूँ? तुम्हें जो भी बादल चाहिए तुम वह पा सकती हो। ग्लब गले के नीचे उतारना। कियान शियाओ ने जोर से घूंट भरा। उसकी ईर्ष्यालु निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और वह अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसने जू येई को देखा और फुसफुसाया, येई, मुझे भी थोड़ा चाहिए। क्या तुम अपने डैड से मेरे लिए एक बनाने के लिए कह सकती हो? नहीं, येई, बहन, नहीं, मेरा मतलब है बड़ी बहन येई। कृपया, मैं वास्तव में इसे आजमाना चाहता हूँ। जू येई की आंखें मुड़कर एक मुस्कान बन गईं और उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल उभर आए। तुमने मुझे क्या बुलाया? बिना किसी हिचकिचाहट के कियान शियाओ ने कहा, बड़ी बहन येई। बड़ी बहन येई, अब से आप गैलेक्सी किंडरगार्टन की बड़ी बॉस हैं। हम्फ। जू येई इससे अधिक प्रसन्न नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने एक सख्त चेहरा बना लिया और चुप रही। कियान शियाओ ने जल्दी से जोड़ा, मैं वादा करता हूँ, गैलेक्सी में नहीं, ईस्ट सी सिटी के सभी किंडरगार्टन में आप महारानी होंगी। आपका हर शब्द कानून होगा। अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता है तो मैं आपके लिए उन्हें पीट दूंगा। जू लाई, किंडरगार्टन से शुरुआत करते हुए अजेय। जू येई ने उसे रोक दिया। रुको, भला मैं बिना किसी कारण के लोगों को क्यों पीटने जाऊंगी? डैड, आपको क्या लगता है, मुझे उसे देना चाहिए या नहीं?
मनोरंजन महसूस करते हुए जुलाई ने अपनी बेटी के गाल को चुटकी से दबाया। कहानी सुनने के लिए अभी हमारे साथ निर्भर करता है। सभी कहानियों का पूरा मजा लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल बड़ी बहन बात को ज्वाइन करें और मेंबरशिप लें। जुलाई ने अपना छोटा हाथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत पाना चाहते हो तो